हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेक्चर 1 में हमने देखा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स और उसमें हमने नर्वस सिस्टम को ब्रीफली डिस्कस किया था, समझा था। अब हम एनिमल्स में एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू कैसे एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं इस बारे में इस लेक्चर में देखेंगे। इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि प्लांट्स भी अपने आप को कैसे कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। प्लांट्स के मूवमेंट हैं उसमें जानेंगे, प्लांट्स के हार्मोनल सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। लेक्चर की शुरुआत करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने आपको बोला था हमें क्या बनाने पड़ेंगे, हार्मोन्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? हार्मोन्स बनाने पड़ेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है उन एक्टिविटीज को या फिर उन बॉडी फंक्शंस को थ्रू द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ हार्मोन्स, जो कि क्या होते हैं? केमिकल होते हैं। मैंने बोला था अभी आपसे। और क्या करते हैं? ट्रेस अमाउंट में बनते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कुछ ऑर्गन्स हैं, कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी है जो कि हार्मोन्स बनाते हैं। हार्मोन्स एक केमिकल है जो कि ट्रेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में बनते हैं और ब्लड में डाल दिए जाते हैं और ये ब्लड से वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर इनका टारगेट टिश्यू या फिर टारगेट ऑर्गन है, अपना काम करते हैं और खत्म, कहानी वहीं खत्म। वही बातें यहां पे क्या लिखी, मैंने लिखी। इट मेंटेन functions include managing growth, of course, development, controlling metabolism, regulating sexual functions, reproduction, maintaining homeostasis, internal balance and influencing mood and stress response. बस बेटा फर्क क्या है? Why we need endocrine system if we have nervous system? Actually nervous system fast तो है पर उसकी रीच हर जगह नहीं है। रीच मतलब तुम खुद सोचो, हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी मतलब जो लिविंग बॉडी है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ सेल। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स क्या करती हैं? आपस में मिलती हैं और एक बॉडी बनती है। हर एक सेल में, हमारे यहां जो हमारी सेल है उसी को क्या बोला है आपने? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला है। मतलब एक सेल क्या है? अपने में एक लाइफ है। और जब हजारों सेल, लाखों सेल, करोड़ों सेल, अरबों सेल मिल जाती हैं तो एक बॉडी बन जाती है। जैसे कि हम, जैसे कि कोई एनिमल, कॉम्प्लेक्स एनिमल, सिंगल सेल पे भी जीवन जिया जा रहा है। क्लाइमेडोमोनास जीता है, अमीबा जी रहा है, ईस्ट जी रहा है, मैंने आपको बताया था ना। तो एक्चुअल में ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इनमें हर एक सेल में न्यूरॉन को पहुंचाना। नर्वस सिस्टम क्या था? हमने क्या पढ़ा है? न्यूरॉन्स। उसमें क्या इंबेडेड है? न्यूरॉन्स इंबेडेड है। तो हर एक सेल तक, हर एक एक न्यूरॉन को पहुंचाना क्या है? इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हम हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या है? फ्लूइड है। और फ्लूइड क्या करता है? वो तो जहां जहां जाएगा हर चीज को क्या करता जाएगा? गीला करता जाएगा। भाई मान लो ये आपका एक मार्कर है, मार्कर नहीं है अभी के लिए, मान लो ये एक बॉडी का पार्ट है आपकी, और बॉडी का पार्ट जो है ये आपकी बॉडी के अंदर है कहीं। इसमें बहुत सारे क्या होंगे? सेल्स होंगे, मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे। उन सेल्स में हर एक सेल में न्यूरॉन को पहुंचाना, मतलब नर्वस सिस्टम का पार्ट बनाना, इट इज इम्पॉसिबल समवेयर। हाँ, फ्यूचर में हो सकता है ऐसा, बट अभी तो मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर यहां पर मैं एक हार्मोन बनाऊं, एक फ्लूइड बना दूं और उस फ्लूइड को इसके ऊपर क्या कर दूं? डाल दूं, तो क्या हो जाएगा? पूरा ऑर्गन उस फ्लूइड से क्या हो जाएगा? भीग जाएगा। तो रीच हो जाएगी कि नहीं? हर हर एक सेल तक रीच हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भाई बाहर वाली सारी सेल्स क्या होंगी? उससे वो जो फ्लूइड है उसको ले लेंगी और उन्हीं के थ्रू क्या हो जाएगा? अंदर भी पहुंच जाएगा, है ना। अगर पहुंचना होगा, अगर नीड होगी तो बॉडी क्या करेगी उसको? हम तो कैसे हैं? हम इवॉल्व्ड हैं और हर दिन क्या करते हैं? इवोल्यूशन हमारा पार्ट है। अभी भी हम क्या हो रहे हैं? इवॉल्व हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो वो क्या करेगा? उसने इंडोक्राइन सिस्टम भी बना लिया, हमारी बॉडी ने इंडोक्राइन सिस्टम बना लिया। और हार्मोन्स, तो
इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर रखा गया है। ठीक है, चलो देखो, तो वही सब बातें यहां लिखी गई हैं। ठीक है, तो इंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या बनेंगे, हार्मोन्स बनेंगे, और जो नर्वस सिस्टम है उसमें एक्चुअली न्यूरॉन्स होते हैं। और क्या फर्क है, तो न्यूरॉन बहुत ही फास्ट एक्शन के लिए है। सोचो अगर मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर बोलना चाहता हूं, अब अगर यहां पर हार्मोन्स इंडोक्राइन सिस्टम लगेगा तो समय लगेगा, क्योंकि फ्लूइड तो क्या करेगा, फ्लूइड मतलब आएगा ना धीरे 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 धीरे, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी लग सकता है। चलना है आपको, आपने सोचा, फिर जो अगले दिन उठे, दूसरे दिन आप चल पाए, तीसरे दिन आप लौट पाए, बहुत समय लग जाएगा। वहां पर नर्वस सिस्टम का होना जरूरी है। आगे बढ़े, समझ में एंडोक्राइन सिस्टम क्यों चाहिए हमको। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमें क्या बनाने हैं, हार्मोन्स। सो व्हाट आर हार्मोन्स, मैंने आपको बताया है, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड्स। हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं बहुत सारे in the body that travel through the blood stream to regulate various physiological and psychological। साइकोलॉजिकल मतलब, साइको मतलब क्या होता है, हमारा हिंदी में कहें तो मन। एक्चुअली साइको मतलब होता है मन, या फिर जो लोग नहीं मन समझ पा रहे हैं, व्यवहार। आपका जो व्यवहार जैसा है उसको भी साइको ही बोलते हैं वो भी, क्योंकि साइकोलॉजी का मतलब क्या है, आपके व्यवहार की स्टडी करना, आपका जो बिहेवियर है उसके बारे में जानना, साइकोलॉजी। ठीक है, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा देखता है, उसमें भी हार्मोन रिलीज होते हैं, है ना। आप कभी बुरा फील कर रहे हो, आप कभी अच्छा फील कर रहे हो, क्या हो रहा है, ब्रेन से सब हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, लिक्विड रिलीज हो रहा है। जैसे डोपामिन बोला हमने, सेरोटोनिन बोला था, याद करो, एंडोर्फिन बोला था, ऑक्सीटोसिन बोला था, याद है सब, पिछले लेक्चर्स में बोला गया है ना। जो मैंने लाइफ प्रोसेस का लेक्चर लिया था उसमें बोला था। फिजियोलॉजिकल मतलब जो भी एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज मतलब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों, है ना, बॉडी के अंदर जो हो रही है और बॉडी के बाहर जो आप कर रहे हो वो भी सब। ठीक है, सारा हार्मोन देखता है। क्या नर्वस सिस्टम भी देखता है, ऑफ कोर्स नर्वस सिस्टम देखता है, बट नर्वस सिस्टम उसको बहुत फास्ट पेस में देखता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल चलते हैं ना उसमें, न्यूरॉन्स में। दे आर एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग फंक्शन लाइक मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जानते हो क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है कि आपकी बॉडी में जो भी आप खाना ले रहे हो, जो भी केमिकल, एक्चुअल में केमिकल ले रहे हो, उस केमिकल को तोड़ना है, उसको तोड़ तोड़ के छोटा करना है, या फिर कुछ छोटे केमिकल को जोड़कर बड़ा केमिकल बनाना है, फिर उसको तोड़कर एनर्जी बनानी है। इन पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, एक्चुअल में रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिशंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्योंकि जो भी आपकी बॉडी तोड़ रही है, मड़ोड़ रही है, वॉटेवर, पर्पस क्या है उसका, पर्पस है एटीपी, एनर्जी बनाना। ठीक है, तो उसी हिसाब से खाने को तोड़ा जाता है जिस हिसाब से एनर्जी चाहिए, इसी को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, समझ में आ रहा है। ग्रोथ को देखता है, मूड को देखता है, स्लीप को देखता है, रिप्रोडक्शन को देखता है। रिप्रोडक्शन मतलब जो गैमेट्स बनेंगे, फीमेल में ओवा, मेल में स्पर्म, वो सब देखता है। सिग्नलिंग बाय स्पेसिफिक सेल्स एंड ऑर्गन्स व्हेन हाउ टू एक्ट, किसी एक पार्टिकुलर बॉडी के ग्लैंड द्वारा बनाए जाएंगे, ग्लैंड द्वारा बनाए जाएंगे क्योंकि हार्मोन है ना, तो ग्लैंड के अंदर ही बनेंगे, फिर अपने टारगेट टिश्यू के पास जाएंगे और उसमें अपना काम करेंगे। टारगेट टिश्यू के पास जाके मेटाबॉलिज्म का भी पार्ट बन सकते हैं, ग्रोथ का पार्ट बन सकते हैं, आपका जो मूड है उसको स्विंग कर सकते हैं, आपके स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, या उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन में पार्ट कर सकते हैं, ओवा और स्पर्म बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। जो मैंने आपको बोला था कि नर्वस सिस्टम क्या करता है और हार्मोनल सिस्टम क्या करता है, उसमें यही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, इसमें सिर्फ केमिकल सिग्नल्स हैं। इसमें न्यूरॉन के थ्रू चलता है, इसमें ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है हार्मोन। ये बहुत फास्ट है, ये स्लो है ना, मिनट भी ले सकता है और डेज भी ले सकता है। ठीक है, आप कभी एंजाइटी डिप्रेशन अगर आप फेस करोगे तो जैसे ही आप दवा खाओगे, अरे सॉरी मैं क्यों बता रहा हूँ ये, मतलब मिनट भी लगता है और डेज भी लगता है। खुश रहो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, बढ़िया है। ठीक है, चिल मारो। चिल मारो का मतलब ये है कि पढ़ने को कभी टेंशन की तरह नहीं लेना है ना, वरना पक्का नहीं हो पाएगी पढ़ाई ना। वो 3 इडियट्स एक मूवी आई थी 2012 में,
बहुत बढ़िया, मतलब वो अपने ज़माने से बहुत आगे की मूवी थी वो। उसमें कहा था ऑल इज वेल, है ना। ऑल इज वेल आपको कहते रहना है ना। ऑल इज वेल मतलब सब ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो फिर भी आपको ऐसा दिखाना होता है अपने आप को कि नहीं यार सब चिल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कहाँ चल रहा है, ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता हूँ। ऐसा ही सच में अपने आप को सोचना है, दूसरों को नहीं दिखाना है। क्योंकि वंस यू फील लाइक दैट यू आर सो हार्ड वर्किंग एंड सो, तुमको लगेगा अरे यार सच में बहुत हार्ड है तो यार कैसे करेंगे, समझ में आया? ऐसा सोचो। तो जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप काम पर कर पाएंगे, है ना। तो कभी दिमाग के साथ कुछ नहीं होगा आपके, ठीक है। स्कोप ऑफ इफेक्ट देखो भाई, ये भी एक पार्टिकुलर सेल को या मसल को टारगेट करता है, ये भी मल्टीपल ऑर्गन सेल को ट्रांसफर करता है। ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों होता है भाई। मैं अगर पढ़ाना चाह रहा हूं तो क्या है, वॉलेंट्री है, और बहुत सारे अंदर के काम भी हो रहे हैं वो भी क्या है, इनवॉलेंट्री। बट इट इज टोटली इनवॉलेंट्री। हार्मोन जो हमारी बॉडी में अंदर फ्लूइड बन रहे हैं ये पूरा इनवॉलेंट्री है। नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नेटवर्क ऑफ नर्व्स। इसमें क्या आएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और बहुत सारे ग्लैंड्स हैं उनके नाम में भी आपको लिख रहा हूं। चलो सबसे पहले देखो यहां पर क्या है, सबसे ऊपर वाला पार्ट यहां पर है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाँ वही वाला पार्ट याद आ गया तुमको, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। एंडोक्राइन सिस्टम है और उसमें कहां कहां ग्लैंड है वो पढ़ रहे हैं। हाइपोथैलेमस के नीचे है वेरी इंपॉर्टेंट पिट्यूटरी ग्लैंड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर बॉडी, सब कुछ यही देखता है भाई साहब, मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक्चुअली। यहां पर एक और है, मिड ब्रेन का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, मिड ब्रेन में, और उसका क्या नाम है, पीनियल ग्लैंड। क्या नाम है, पीनियल ग्लैंड, PINEAL, ठीक है। यहां पर आपके दो ग्लैंड हैं, एक का नाम है थायराइड और दूसरे का नाम है पैराथायराइड। अभी आपको बताऊंगा इसकी लोकेशन कहां है और कैसे है। ये क्या है, ये आपका है पैंक्रियाज, ये वाला, ये, और ये वाला क्या है, ये है किडनी के ऊपर आपका एड्रेनल ग्लैंड। ये सारे ग्लैंड्स हैं, इतने ग्लैंड पढ़ने हैं आपको। ये क्या है, ये फीमेल्स अगर है तो ये क्या है, ये ओवरीज है। क्या है, ओवरीज है। ये भी हॉर्मोन्स बनाती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, अभी आगे पढ़ेंगे। ये क्या है आपके टेस्टिस, और ये भी क्या बनाते हैं, एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन सुना है ना, वो बनाते हैं। ठीक है, इतना हमको जानना है। हम शुरू करने जा रहे हैं ब्रेन वाले एंडोक्राइन ग्लैंड से, है ना। ये सारे ग्लैंड्स हमको पढ़ने हैं। शुरू करें। तो फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस भाई साहब याद रखना, इसको हमने क्या बोला है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मतलब देखो ऊपर आपके दो ग्लैंड हैं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं और बताता हूं। ऊपर आपके दो ग्लैंड हैं, अभी इसको हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है, ब्रेन में प्रेजेंट है ना। यही दोनों पूरी बॉडी में आपके कितने ग्लैंड बनेंगे, कहां कहां बनेंगे, मतलब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ही रेगुलेट करते हैं थायराइड और पैराथायराइड को भी, पैंक्रियाज वाले ग्लैंड को भी, पैंक्रियाज में जो ग्लैंड बनेगा, एड्रिनल ग्लैंड को भी, टेस्टिस को भी और ओवरीज को भी। मतलब यहां से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से पहले सिग्नल कोई आएगा तब थायराइड बनेगा, तब पैराथायराइड ग्लैंड बनेगा, तब पैंक्रियाज अपने ग्लैंड बनाएगा, तब एड्रिनल अपने ग्लैंड बनाएगा, ओवरीज अपने ग्लैंड बनाएंगे, टेस्टिस अपने ग्लैंड बनाएगा। तो एक्चुअल में पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। मतलब सब कुछ देखता है, और पिट्यूटरी को भी देखने वाला है कौन, हाइपोथैलेमस, ऊपर होता है पिट्यूटरी पे। और इसको क्या बोलोगे आप, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। समझ रहे हैं आप, इस बात को समझ में आया पहले, गेटिंग और नॉट, ठीक है। अब शुरू करें, समझ रहे हो, मतलब सबसे ऊंचा कौन है, हाइपोथैलेमस। और ये बात याद रखना कि ये दोनों ऊपर से कुछ भेजेंगे, कोई सिग्नल भेजेंगे, जिसे हमने क्या बोला था, स्टिमुलस बोला था। स्टिमुलस मतलब कुछ चेंज, और उस चेंज को ही समझकर
थायराइड अपने बनाएगा, पैराथायराइड अपने बनाएगा, पैंक्रियाज, एडेनल, टेस्टिस एंड ओवरीज अपने अपने हार्मोन बनाएंगी, बट द रेगुलेटर इज इन द ब्रेन एंड दैट विल बी ईदर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। समझ में आया? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ही स्टिमुलेटर भेजेंगे, याद रखिएगा, तब थायराइड अपने हार्मोन बनाएगा, सारे अपने हार्मोन बनाएंगे। जैसे थायराइड क्या बनाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है, तो भेजा जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से आएगा? ऊपर ब्रेन से आएगा। कौन भेजेगा? हाइपोथैलेमस भेजेगा, पिट्यूटरी भेजेगा। ऐसे हार्मोन्स लगातार आते रहेंगे, फिर ये नीचे वाले क्या करेंगे? अपना अपना हार्मोन बनाएंगे, पर स्टिमुलेटर शुड कम फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द ब्रेन, दैट कैन बी फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। ओके, आगे बढ़ें। ये लाइन मत भूलना बार बार, वरना फंक्शन समझ नहीं पाओगे। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ओके, सो कंट्रोल्स, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। समझ में आ गया? पहला लाइन, hypothalamus produces hormones that either stimulate and suppresses the release of hormones and from the pituitary gland which then control others endocrine gland। मतलब हाइपोथैलेमस अपने तो हार्मोन बनाता ही बनाता है, मैंने ये नहीं कहा अपने तो बनाता ही बनाता है, दूसरे को भी, जितने नीचे के हार्मोन्स हैं पिट्यूटरी से लेकर नीचे तक, उनको क्या करेगा? रेगुलेट भी करेगा। देखो पहले अपने हार्मोन इसके देख लो। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बनाता है ADH, और ऑक्सीटोसिन बनाता है। ये दोनों हार्मोन खुद बनाएगा, और ये हार्मोन क्या करता है? ADH हेल्प करता है कहां पर? किडनी के पास जाकर। हाइपोथैलेमस ने क्या किया? ADH बना लिया और किडनी के पास पहुंचा, और किडनी के पास जाकर क्या कहता है कि क्या करो? एब्जॉर्ब करो फ्लूइड को, ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड को क्या करो? एब्जॉर्ब करो। समझो मेरी बात को, मतलब पानी आप समझ लो अभी के लिए, पानी को एब्जॉर्ब करो कहना चाहता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है बेटा? ऑक्सीटोसिन जाता है, जो भी फीमेल्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं और डिलीवरी आने से पहले जो भी मिल्क प्रोडक्शन होगा, उसको क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन की फॉर्मेशन में ऑक्सीटोसिन का रोल है। किसका रोल है? ऑक्सीटोसिन का रोल है। मतलब जो मिल्क फॉर्मेशन और मिल्क इजेक्शन होगा, इजेक्शन समझते हो ना, मिल्क को फॉर्म करना प्रोलैक्टिन, और मिल्क का इजेक्शन करना ऑक्सीटोसिन। मिल्क के प्रोडक्शन में, एक्चुअल प्रोडक्शन लिखा है पर इसका इजेक्शन में भी वर्क है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं आफ्टर डिलीवरी मिल्क फीड दे सकें अपने बेबी को, उसके लिए ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। कौन? ब्रेन। जाएगा कहां? मेमोरी ग्लैंड में, और वहां जाके क्या करेगा? मिल्क प्रोडक्शन में मदद करेगा, मिल्क इजेक्शन में मदद करेगा। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को हम लोग क्या बोलते हैं? लव हार्मोन भी बोलते हैं, लव हार्मोन, ठीक है। आएगा नहीं पर समझ लो ऐसे, ठीक है। लव हार्मोन ऑन करके नहीं आता, ठीक है। तो लव हार्मोन कहते हैं इसको लोकल लैंग्वेज में। लव हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन। व्हाई? बिकॉज दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजेक्शन ऑफ मिल्क, है ना। और बेबी और जो मदर है उसका रिलेशन अपने में बहुत ही सैक्रेड होता है ना, तो वहां पर क्या बोल रहे हैं? उसको लव हार्मोन बोल रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, रिप्रोडक्टिव फंक्शन समझो। अब ये रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनैड्स, गोनैड्स आर व्हाट? समझो, टेस्टिस और ओवरीज को क्या बोलते हैं? गोनैड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनैड्स। इसको लिख लेना, दे आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड गोनैड्स। उसमें कौन कौन आते हैं? टेस्टिस और ओवरी। तो टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बना सकें और ओवरीज प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बना सकें, ये कितने अमाउंट में बनाए इसको भी कंट्रोल कौन करेगा? मतलब समझो कुल मिला के हिंदी में कि ब्रेन ही पूरी एक्टिविटी कंट्रोल करेगा नीचे की। तो अगर नीचे का कोई भी पार्ट क्या कर रहा है, कितने ग्लैंड बनाएगा, अगर स्पर्म बनने हैं तो कितने बनेंगे, अगर ओवा बनने हैं तो कितने बनेंगे, अगर पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस बनाएगा तो कितना बनाएगा, इंटेस्टिनल जूस बनेगा तो कितना बनेगा, डाइजेस्टिव जूसेस बनेंगे तो कितने बनेंगे, इट ऑल विल रेगुलेट बाय द ब्रेन। समझ में आया? वो हाइपोथैलेमस भी है और थैलेमस, वो हाइपोथैलेमस भी है और पिट्यूटरी, क्योंकि दो ही हार्मोन है ना ऊपर। मैंने आपको क्या कहा था? दो ही, एक है पीनियल, उसकी बात मत करोगे, वो नहीं करेगा, ये दोनों करेंगे, ठीक है।
गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, गोनैड्स पे जाके काम करेगा, टेस्टिस और ओवरीज में जाके काम करेगा, और टेस्टिस में क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन बनवाएगा, ओवरीज में क्या बनाएगा, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनवाएगा, उसके भी फंक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। मतलब ये एक प्रकार का स्टिमुलेटर भेजेगा, विच टेल्स द पिट्यूटरी टू रिलीज फॉलिसेल। समझ रहे हो, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पहुंचेगा किसके पास, पिट्यूटरी के पास, मतलब हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बना के भेजेगा। ये आपका हाइपोथैलेमस है, उसके नीचे क्या है, पिट्यूटरी, ये इसको भेजेगा जीएनआरएच बनाकर, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और फिर ये भेजेगा एफएसएच एंड एलएच, किसके पास, दोनों के पास भेजेगा, एफएसएच और एलएच दोनों के पास भेजेगा, टेस्टिस के पास भी भेजेगा और ओवरीज के पास भी भेजेगा। एफएसएच का फुल फॉर्म है फॉलिसेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और जो टेस्टिस और ओवरीज हैं वो क्या बनाएंगे, अपने अपने हार्मोन बनाएंगे, जिनका नाम हमने क्या लिखा था, ओवरीज में क्या बोला था हमने, हार्मोन क्या बनेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। विजिबल है, मेरी शक्ल आ गई होगी, लेट मी सी, ठीक है दिख रहा है। और टेस्टिस क्या करेगा, टेस्टिस में जाके ये क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच दोनों याद रखना, हाइपोथैलेमस जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बना के पिट्यूटरी को देगा, पिट्यूटरी क्या करेगा, दो हार्मोन बनाएगा एफएसएच और एलएच, और दोनों जाएंगे फीमेल्स में भी और मेल्स में भी, फीमेल्स में जाएंगे टेस्टिस के पास, फीमेल्स में जाएंगे ओवरीज के पास, मेल में जाएंगे टेस्टिस के पास, ओवरीज में जाकर वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाएंगे, टेस्टिस में जाकर वो टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे। गेटिंग, साथ में ग्रोथ हार्मोन भी देगा, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कह सकते हैं इसको, इसको जीएच बोल दो आप डायरेक्ट, ठीक है, ये जीएच है बस, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन को प्रमोटिंग, मतलब एक स्टिमुलेटर भेजेगा किसको, पिट्यूटरी के पास। फिर से यहां पर जो इस बार मैंने क्या ले लिया था, जीएनआरएच, अगली बार मैं क्या ले लूंगा, यहां पर क्या ले लूं मैं, ग्रोथ स्टिमुलेटर हार्मोन भेज दूं, और फिर पिट्यूटरी क्या करेगा, पिट्यूटरी इस बार क्या बनाएगा, ग्रोथ हार्मोन बनाएगा, और ग्रोथ हार्मोन जाके क्या बनेगा, पूरी बॉडी में भेजेगा, और इस बार पूरी आपकी बॉडी क्या होगी, ग्रोथ करेगी, है ना, पूरी बॉडी मतलब आपके ऑर्गन्स ग्रोथ करेंगे, आपके हाथ पैर हेड सब कुछ क्या होगा, ग्रोथ होगा। समझ में आया। तो आप देख पा रहे होंगे कि हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं पिट्यूटरी को क्या दे रहा है, स्टिमुलेशन दे रहा है, और पिट्यूटरी क्या करता है, उसको फॉलो करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये पिट्यूटरी का भी क्या है, मास्टर है, इसीलिए हम इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। आगे बढ़े, फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन, क्यों, क्योंकि ऊपर से सिग्नल आया था भाई साहब, जो कि जाके आपके बॉडी बोन्स मसल सबको ग्रोथ करेगा, है ना, अगर नहीं रहता तो लोग छोटे रह जाते हैं, समझ पा रहे हो, आपकी बॉडी सही से नहीं ग्रोथ करेगी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स किसके कहने पर, इसके कहने पर, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडो कहीं भी आ जाए समझ जाना, टेस्टिस और ओवरीज की बात हो रही है। तो ऊपर से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आता है पिट्यूटरी के पास और कहता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करो, ये दोनों जाकर फीमेल में क्या, ओवरीज में जाएंगे और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अभी आगे बताऊंगा, और यही दोनों जाकर मेल में टेस्टिस में क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन को बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत। वाटर बैलेंस करने के लिए ये एक अपना हार्मोन बनाता है, जैसे उसने एडीएच बनाया था हाइपोथैलेमस ने, इसने वैसोप्रोसिन बनाया है। ठीक है, ये क्या करता है, किडनी में जाएगा और कहेगा भैया वाटर को रोक लो, इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो, जब भी कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए या आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा हो तो तुरंत पिट्यूटरी क्या बना देगा, वैसोप्रोसिन बना देगा, और वो कहेगा किडनी से भैया पानी रोक लो, क्योंकि किडनी ही एक्चुअल में क्या करती है, आपका जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा। एस्पिरेशन में मैंने पढ़ाया है,
तो कहता है भैया रोक लो, पानी को रोक लिया जाएगा। स्ट्रेस हार्मोन भी होता है, जब भी कभी आपको स्ट्रेस होगा तो ये एडर्नोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बनाएगा, जो कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन बनेंगे जाके कहां पर, एड्रेनल ग्लैंड पे, सॉरी इनको बताते हैं। मतलब ये स्ट्रेस हार्मोन भी बनाएगा, जिसका नाम क्या है, एडर्नोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका फुल फॉर्म अभी आप समझना। ये जाकर कहां एक्ट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड पर, जो कि कहां पर था, अभी दिखाता हूं कहां पर था। ये देखो किडनी के ऊपर था। इसलिए तुम देखोगे जो भी चीजें हो रही हैं, मैंने जिन चीजों का नाम अभी नहीं लिया है वो भी इंक्लूड होंगी, सारे जितने हैं, थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज, दे ऑल विल कंट्रोल बाय द ब्रेन, ईदर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है ना, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसमें क्या होगा, इसमें कॉर्टिसोल बनेगा जाके, आगे आपको बताऊंगा मैं भी। ठीक है, जब हम लोग एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो वहां पे ऊपर से क्या आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या बना दिया, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बना दिया। और उसके बाद ये हार्मोन जब पहुंचा किसके पास, एड्रिनल ग्लैंड के पास, तो एड्रिनल ग्लैंड अपने ग्लैंड बनाएगा, जो कि हम लोग उसकी एक सेपरेट कैटेगरी में पढ़ेंगे जब वो आएगा। तो मिल्क प्रोडक्शन में देखो प्रोलैक्टिन बनाता है, मैंने आपको कहा था। ऑक्सीटोसिन ऊपर वाला बनाता है। प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी एक्टिवेट द डेवलपमेंट ऑफ मिल्क एंड मेमोरी ग्लैंड, मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में इन्वॉल्वमेंट है। ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में तो इन्वॉल्वमेंट है, बट मोस्टली वो इजेक्शन ऑफ मिल्क में क्या है, इजेक्शन ऑफ मिल्क मतलब मिल्क का बाहर आना मेमोरी ग्लैंड से, उसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए उसको लव हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, अब जो एक ब्रेन में बच गया था पीनियल ग्लैंड, उसकी बात कर लेते हैं। ये मेनली आपका स्लीप वेक साइकिल देखता है, मतलब कब तुम जागोगे कब तुम सोओगे, उसके अकॉर्डिंग बात चलती है। जैसे आपका सोने का एक समय होता है, आप 10 बजे सोते हो, सुबह 4 बजे उठ जाते हो, फिर क्या हो जाता है, 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 21 दिन में कहते हैं, एक सिरकैडियन रिदम सेट हो जाती है। सिरकैडियन रिदम मतलब जानते हो, उठना बैठना, अंदर के आपकी बॉडी भी वैसे ही फंक्शन करने लगती है, आपका ब्लड प्रेशर वैसे रहता है, नॉर्मल रहता है। समझ रहे हो, जैसे आप जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लगातार आप क्या कर रहे हो भाई, स्मोक अगर ज्यादा का कर रहे हो तो CO2 क्या बढ़ रहा है, बॉडी में ज्यादा बढ़ रहा है, CO2 बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ऑफ कोर्स ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। O2 अगर कम होगा तो सेल क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमको O2 लाओ, क्योंकि खाना तोड़ना है, और O2 है नहीं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ब्लड को बहुत तेज तेज फ्लो कराएंगे, जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतना ज्यादा O2 पहुंचेगा, क्योंकि O2 की जगह किसने ली हुई है, CO2 ने। समझ में आया, सिरकैडियन रिदम समझते हो, आपकी बॉडी का इंटरनल फंक्शनिंग का एक क्या है, रिदम है, उसी को बोलेंगे सिरकैडियन रिदम। 24 आवर की क्या है, एक रिदम है। इसमें उठना बैठना, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग, समझ रहे हो, सारी एक्टिविटी, आपको भूख कब लगती है, आप कितने टाइम सोते हो, कितने टाइम खाना खाते हो, कितने टाइम वॉक पे जाते हो, नहीं जाओगे तो आपको अजीब सा लगेगा, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग अलग हो जाती है। समझ पा रहे हो, इसी को बोलेंगे सिरकैडियन रिदम। ठीक है, किसी को नींद नहीं आती तो नहीं आएगी फिर रात में, वो सुबह ही सोएगा, उसकी आदत है, जिसको हम बोलते हैं आदत। समझ रहे हो, तो आपकी बॉडी को भी इंटरनल एक आदत पड़ी हुई है, उस आदत को क्या बोलेंगे, सिरकैडियन रिदम बोलेंगे। गेटिंग और नॉट। आगे बढ़ते हैं, थायराइड ग्लैंड, मतलब ब्रेन को हमने पूरी तरीके से क्या कर लिया है, कंट्रोल कर लिया, सॉरी ब्रेन को हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड, यहां पर मिड ब्रेन का पार्ट था ना, उसको भी कंट्रोल, मतलब उसको भी पढ़ लिया है। नीचे वाले में आ जाते हैं, नीचे वाले मतलब ये यहां पर थायराइड। ठीक है, देखो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है भाई साहब, पहली बात तो। ठीक है, ऊपर से बटरफ्लाई शेप का है, पोजीशन क्या है इसकी, बिलो लैरिंग्स, लैरिंग्स जानते हो ना, साउंड बॉक्स, जहां से आवाज आ रही है मेरी, वहां से एक्चुअली वाइब्रेशन आ रही है ना, आवाज जो है मेरे जो लेटर्स हैं उनमें हवा, और जो मेरी क्या बोलूंगा टंग है, उसका सबका मिक्सचर करके ये वर्ड बोल पा रहा हूं। लैरिंग साउंड बॉक्स से सिर्फ क्या आती है, वाइब्रेशंस आते हैं। तो जो ये लैरिंग जहां से आवाज आ रही है, इसके पीछे साइड बटरफ्लाई शेप का, बटरफ्लाई जानते हो, देखो बना पाऊं तो ऐसा,
हाँ ऐसा ही है, बस मान लो, उसी को थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और ये जब सामने से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, और जब इसके पीछे जाओगे तो मैं अभी बना दे रहा हूं, ध्यान से सुनो, यहां पर पीछे साइड से मैं बोल रहा हूं, इस साइड से नहीं दिखेगा आपको, मतलब सामने से नहीं दिखेगा। सामने से क्या दिखेगा, पहले तो दिखेगा साउंड बॉक्स, लैरिंग्स, उसके पीछे क्या दिखेगा आपको, थायराइड ग्लैंड ऐसा। और थायराइड ग्लैंड को भी जब पीछे से देखोगे, यहां से देखोगे पीछे साइड से, तो आपको थायराइड ग्लैंड में यहां पर क्या लिखेंगे, ऐसे ऐसे 4 डॉट्स दिखेंगे, एंड दीज 4 डॉट्स आर द पैराथायराइड ग्लैंड। क्या है उनका नाम, है उनका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, चारों तरफ होते हैं, बटरफ्लाई शेप का होता है। भैया ये 2 हार्मोन बनाता है, एक होता है थायरॉक्सिन, एक होता है कैल्सिटोनिन। और समझो इसका क्या मतलब है। वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, जो पहली अगर हम बात करें, थायरॉक्सिन जो है वो आपका हिस्सा है किसका, ये हार्मोन जब बनेगा तो मेटाबॉलिज्म देखता है। और मेटाबॉलिज्म जब वो देखेगा तो एक्चुअल मेटाबॉलिज्म मैंने आपको क्या बोला है, क्या होता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, सॉरी यार, डिकम्पोजिशन कह लो या ब्रेकडाउन कह लो, ज्यादा समझ में आता है। ठीक, रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ जो भी आपके फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स हैं। बायोमोलिक्यूल जानते हो ना, बायोमोलिक्यूल समझते हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनका रेट, मतलब इनका टूटने का रेट, और साथ में एटीपी फॉर्मेशन का रेट। क्योंकि भाई इनको जब तोड़ोगे तो क्यों तोड़ोगे, देखें जरा, वहां दिख रहा है, दिख रहा है, बढ़िया है। एटीपी फॉर्मेशन का रेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको जब हम पूरी तरीके से देखेंगे, इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। खाने को तोड़ना है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, एटीपी में कन्वर्ट करना है, एनर्जी करेंसी एटीपी है। इसका एक रेट होना चाहिए। जब आप को एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, जब एनर्जी आपको नहीं चाहिए ब्रेकडाउन कम होगा। और ये ब्रेकडाउन को देखता कौन है, थायरॉक्सिन हार्मोन देखता है। समझ में आया, और इसको समझते हैं, रुकोगे। तो जब भी कभी थायरॉक्सिन अगर आपकी बॉडी को बनाना है तो कौन बनाएगा, तो बनाएगा थायराइड ग्लैंड, फॉर्म्ड बाय थायराइड ग्लैंड। तब जब उसको मिलेगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऊपर से आएगा ना, मैंने बोला था हर चीज ऊपर से आ रही है, आपको मैं बोलूं ना बोलूं उससे मतलब नहीं है। जब उसको क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, टीएसएच इसको बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहां से, ब्रेन से, ब्रेन से आएगा। तब ये थायरॉक्सिन क्या बनाएगा, अपना हार्मोन बनाएगा, जिसको हमने क्या बोला है, थायरॉक्सिन बोला है। और ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये जो हार्मोन थायरॉक्सिन है, ये जब बहुत ज्यादा बनेगा तो बोलोगे हाइपर थायरोडिज्म, और जब बहुत कम बनेगा तो बोलोगे हाइपोथायरोडिज्म। इस थायरॉक्सिन को बनने के लिए, इस थायरॉक्सिन को बनने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या लगती है, आयोडीन लगती है। रिक्वायर है क्या, आयोडीन। समझ में आया।
जितना ज्यादा आयोडीन रहेगा उतना ज्यादा थायरॉक्सिन बनेगा, या फिर कह लो जितना ज्यादा टीएसएच रहेगा, जितना ज्यादा थायराइड, भाई ऊपर से अगर बार बार ब्रेन से सिग्नल आ रहा है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है बार बार, तो क्या बनेगा, थायरॉक्सिन ज्यादा बनेगा। और थायरॉक्सिन ज्यादा चाहिए तो उसके लिए आयोडीन भी चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। तो आयोडीन ज्यादा तो थायरॉक्सिन ज्यादा, टीएसएच ज्यादा तो थायरॉक्सिन ज्यादा। ज्यादा बनेगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब क्या, थायरॉक्सिन ज्यादा। और जब ज्यादा होगा तो बताओ मुझे क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड ज्यादा होगा कि नहीं होगा। ब्रेकडाउन ऑफ फूड अगर ज्यादा होगा तो जो आपका वेट लॉस है वो भी हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा अगर देखो आप जो भी खाते हो ना सारा नहीं ब्रेक डाउन होता, कुछ तो आपकी मसल्स में लगेगा, कुछ तो जाके आपके लीवर में लगेगा, लीवर में स्टोर हो जाता है ना। एक्स्ट्रा खाना जो भी है वो लीवर में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जैसे कि प्लांट में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, वेट लॉस हो जाएगा, है ना। इसको बोलोगे हाइपरथायरॉयडिज्म। और जब हाइपोथायरॉयडिज्म होता है मतलब यहां पर क्या होगा, ब्रेकडाउन, मतलब ऊपर से आ ही नहीं रहा, तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और इसमें जब ब्रेकडाउन ऑफ फूड बहुत कम हो जाएगा तो खाना तो टूट ही नहीं रहा, खाना लगातार खा रहे हो आप, टूट रहा नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका वेट गेन हो जाएगा। जब हाइपोथायरॉयडिज्म की बात अगर करते हो मतलब थायरॉक्सिन क्या है वहां पर, जो थायरॉक्सिन है वो कहां पर है, लेस अमाउंट में है, और यहां मोर अमाउंट में है, लेस अमाउंट में है। ये केस है किसका, जब आपकी आयोडीन की क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्वेटर, गला सूज जाता है। समझ में आया, आगे बढ़े, थायरॉक्सिन समझ में आ गया पूरा, ठीक है। पैराथायराइड, थायराइड के पीछे याद है ना, जब ऐसा मैंने ये थायराइड बनाया था, लैरिंग्स के पीछे थायराइड, थायराइड को जब पीछे से देखोगे तो यहां पर क्या होंगे, ऐसे करके 4 डॉट थे, दीज आर द पैराथायराइड ग्लैंड। और मैंने आपको एक चीज यहां नहीं बताई, कैल्सीटोनिन, एक हार्मोन और है कैल्सीटोनिन, इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। भी रुक जाओ, पहले इसको समझते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड एक्चुअल में पीटीएच के नाम से जाना जाता है, और ये स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है इसको समझो। ऑस्टियो मतलब होता है, अगर कहीं भी आज के बाद ऑस्टियो आ जाए उसका मतलब क्या होता है, बोन होता है, ठीक है, आज जान लो। विच ब्रेक डाउन बोन टू रिलीज स्टोर्ड कैल्शियम इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो भी बोन में क्या है, कैल्शियम ही तो है मेनली ना, इसीलिए छोटे बच्चों को क्या पिलाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाया जाता है, क्यों, क्योंकि मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम। छोटे बच्चों को ही पिलाना चाहिए, अंडर 20, उसके बाद तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लोग पीते हैं। 20-25 के बाद तो, फिर 30 के बाद तो बिल्कुल ही एकदम कोई मतलब ही नहीं है दूध पीने का, है ना, नहीं जाता वो, हड्डियां जितनी बननी थी बन गई, मजबूत कम जो भी थी। तो ब्लड स्ट्रीम में पर डाइजेशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है मिल्क से, ठीक है। तो ब्लड स्ट्रीम जो है, हड्डियों से आपकी जो बोन्स हैं उनसे कैल्शियम टूटेगा और ब्लड स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेगा, ये समझ रहे हो। हाँ, इसी को बोला जाता है ऑस्टियोक्लास्ट। और इसका जस्ट अपोजिट होता है, मतलब ये क्या चाहता है ना, कुल मिला के ये चाहता है कैल्शियम ब्लड में रहे, क्या रहे, इसका मेन फंक्शन है कि कैल्शियम आयन क्या रहे, ब्लड में रहे, बस और कुछ नहीं चाहता, ये ब्लड में रहे इसके। तो क्या करता है, ये हड्डियों से तोड़ के कैल्शियम ले आता है, किडनी से कहता है भैया हमको कैल्शियम कर लो, रीअब्जॉर्ब कर लो कैल्शियम से, है ना, यूरिन से फेंको को मत, ज्यादा ले आओ, है ना। और फॉस्फेट को कहता है ज्यादा फेंक दो, फॉस्फोरस है ना, आपके दांतों में फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस को ज्यादा फेंक दो, फॉस्फोरस फेंक दो। इंटेस्टाइन में जाके विटामिन डी एक्टिवेट कर देता है, और विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा केमिकल, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम। कुल मिला के ये चाहता है भैया कि कैल्शियम ब्लड में रहे, तो हड्डियों से खींच ला रहा है, किडनी से कह रहा है मत फेंको, इंटेस्टाइन जहां खाना आपका पच रहा है उससे कह रहा है विटामिन डी से कि एक्टिवेट कर रहा है उसको, विटामिन डी का काम है क्या, कैल्शियम को क्या करना,
ले आना, स्टोर कर लेना, ब्लड स्ट्रीम में डाल देना, आपके ब्लड में डाल देता है, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट काम करता है क्या, अब मैं आपको बताता हूं, कैल्सीटोनिन। कौन काम करता है, कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, ठीक है। ये इसका जस्ट अपोजिट काम करता है। ये क्या कहता है कि ब्लड स्ट्रीम से मुझे कैल्शियम को बाहर करना है, तो चाहे वो बोन लेके चली जाए, चाहे जो किडनी है वो लेकर चली जाए, किडनी अपने यूरिन के थ्रू क्या कर दे, उसको एक्सक्रेट आउट कर दे। तो एक्चुअल में कैल्सीटोनिन अपोजिट करता है काम, काउंटर अटैक करता है, काउंटर पार्ट है किसका, पैराथायराइड ग्लैंड का। समझ में आया, वही बात मैंने यहां लिखी है, द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस कैल्सीटोनिन विच लोअर्स ब्लड कैल्शियम। ब्लड कैल्शियम क्या करता है, लो करता है। और यहां ऑस्टियोक्लास्ट है, तो यहां के लिए चाहो तो लिख लो ऑस्टियोब्लास्ट। थायराइड का जो कैल्सीटोनिन है वो क्या करेगा, वो ऑस्टियोब्लास्ट का काम करेगा। while the parathyroid gland produces parathyroid hormone which raises the blood calcium, है ना। this antagonistic relationship maintain calcium homeostasis in the body। antagonistic मतलब antagonist जानते हो ना, अपोजिट, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, और ये मेंटेन करते हैं कैल्शियम की होमोस्टेसिस को। होमोस्टेसिस मतलब अंदर कैल्शियम का बॉडी में जो मेंटेन रहेगा, न कम न ज्यादा, एक कम करता है दूसरा ज्यादा करता है, तो मेंटेन रहेगा। समझ में आया। सो वी हैव डन विद थायराइड एंड पैराथायराइड। नेक्स्ट हमारा है थाइमस। थाइमस जानते हो कहां पर है, आपका जो ये बीच वाला स्टर्नम है बिटवीन टू लंग्स, उसके पीछे ये है थाइमस ग्लैंड, और ये आपकी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इम्यूनिटी जानते हो ना, जब भी कभी आपकी बॉडी में फॉरेन से कोई चीज आएगी, फॉरेन मतलब जानते हो बाहर से, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई वायरस हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई भी ऑर्गन हो किसी दूसरे का, आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ, मैं सिर्फ और सिर्फ समझ रहे हो, अपना, दूसरों का नहीं, सिर्फ अपने को लेकर क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई भी दूसरी सेल, कोई भी दूसरा ऑर्गन, बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस, व्हाटएवर, वो उसको लाइक नहीं करती, और उसके अगेंस्ट तुरंत क्या बना देती है, इम्यूनिटी बना लेती है, लड़ने की तैयारी बना लेती है। और जिस सेल को बनाकर वो लड़ती है उसी का नाम है टी लिम्फोसाइट। क्या नाम है उसका, टी लिम्फोसाइट। एक प्रकार के क्या है ये, WBC हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और ये थाइमस ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द थाइमस ग्लैंड इज टू मैच्योर एंड प्रोड्यूस टी लिम्फोसाइट विच आर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इसेंशियल फॉर द इम्यून सिस्टम। ये ट्रेन करता है दीज टू सेल्स ना, इसको चाहो तो लिख दूं मैं, कहां पाया जाता है ये, बिहाइंड द स्टर्नम, बीच वाली हड्डी, और चाहो तो लिख दो बिटवीन द लंग्स। ये टी सेल बनाता है, WBC होते हैं, और टी सेल एक प्रकार से इनको ट्रेनिंग भी देता है अपनी सेल। समझ रहे हो ना भाई, अगर दूसरे की सेल, कोई भी थिंग, आपने कभी देखा है, आपको अगर छोटा सा फांस लकड़ी का घुस जाता है तो वहां क्या हो जाता है, पक जाता है, क्यों, बॉडी को नहीं पसंद। लिविंग बीइंग छोड़ो, कोई अगर नॉन लिविंग थिंग भी उसको हल्की सी छू गई, उसको नहीं पसंद। छोटा सा कांटा भी क्या कर देता है, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है आपके लिए। बॉडी को पसंद ही नहीं है बाहर की कोई चीज, किसी भी चीज को नहीं, इधर लिविंग और नॉन लिविंग, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो अपनी जो सेल है उनको पहचाने टी सेल, दूसरों को ही, दूसरे की सेल को ही टी सेल मारे, इसलिए टी सेल की ट्रेनिंग भी चलती है, तो टी सेल को ट्रेन भी करता है, ठीक है। फॉरेन इन्वेडर से प्रिवेंटिंग ऑटो इम्यून डिजीजेस को, हेल्पिंग द बॉडी फाइट ऑफ इंफेक्शन, वायरस एंड कैंसर। समझ में आया। ऑटो इम्यून, आप अपने आप को ही मार ना ले भाई, जो टी सेल का मारने का काम है, जिसको आप अगर गन दे दोगे तो वो तो खुद को भी मार सकता है, खुद को ना मारे उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है, ऑटो इम्यून ट्रेनिंग बोल सकते हो उसको, या फिर ऑटो इम्यून काम दे, वो ऑटो इम्यूनिटी को खत्म ना करे, ठीक है, खुद को ना मारे।
द थाइमस ऑल्सो सेक्रेट हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन, जो कि एक्चुअल में टी सेल के डेवलपमेंट में काम करता है। थाइमोसिन एक हार्मोन बनता है जो कि टी सेल के डेवलपमेंट में काम करता है। कहां प्रेजेंट है? स्टर्नम के पीछे बिटवीन टू लंग्स। ठीक है, देखना चाहो तो देख सकते हो। ये देखो, ठीक है, पिरामिड शेप का है आपका। ठीक है, एक्चुअल में क्योंकि देखो ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, तो एक लाइन यहां बहुत इंपॉर्टेंट लिखी गई है, द थाइमस ग्लैंड इज लार्जेस्ट इन इन्फेंट्स एंड इन यंग चिल्ड्रन रीचिंग इट्स मैक्सिमम साइज अराउंड प्यूबर्टी। जब हम छोटे होते हैं तो उस समय हमें इम्यूनिटी की ज्यादा जरूरत है, फिर हम प्यूबर्टी तक आते आते ये बहुत ज्यादा बड़ा साइज में होता है और ज्यादा थाइमोसिन बनाता है, तो ज्यादा टी लिम्फोसाइट बनते हैं और हमारी इम्यूनिटी मैक्सिमम होती है। पर जैसे जैसे एज हमारी एजिंग होती है, हम बुढ़े होते जाते हैं, तो ये छोटा होता जाता है और फाइनली बिल्कुल रुडिमेंट्री, बिल्कुल एकदम नाम मात्र का रह जाता है। और इसीलिए बुढ़े आदमियों में या फिर जो जिनकी एजिंग हो जाती है, जो बूढ़े हो गए हैं, उनमें इम्यूनिटी नहीं होती, उनको जल्दी बीमारियां पकड़ लेती हैं, क्योंकि क्या है, लड़ने वाला कोई है ही नहीं, बैक्टीरिया वायरस कोई भी गया अंदर, बस कुछ है ही नहीं। समझ में आया? उसके बाद पढ़ते पैंक्रियाज। क्या है ये? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, आपका स्टोमक के नीचे है। ये दोनों प्रकार के ग्लैंड बनाता है, इंडोक्राइन ग्लैंड भी बनाता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बनाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? ये जो अपना ग्लैंड बनाएंगे, अपने हार्मोन बनाएंगे। एक्चुअल में ये जो एंजाइम्स है ना, ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये हार्मोन्स नहीं है। ये जो अपना प्रोटीन बनाएगा, उसको बनाकर क्या करता है? डक्ट में डाल देता है, इसीलिए इसको एक्सोक्राइन बोलते हैं। इंडोक्राइन क्या होते हैं? ये बनाकर डायरेक्ट क्या कर देते हैं? डायरेक्ट पुट देयर हार्मोन इन द ब्लड। तो यहां पर क्या होते हैं? डक्ट नहीं बनते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। समझ में आया? तो इंडोक्राइन को समझते हैं पहले, फिर एक्सोक्राइन को समझते हैं। तो पैंक्रियाज इज द ओनली इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारा। पैंक्रियाज एक ऐसा इंडोक्राइन ग्लैंड, पैंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है इंडोक्राइन सिस्टम का, जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड भी बनाता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बनाता है। ठीक है, ठीक। काफी देर से बोल रहे हैं, फंबल हो रहा है ना? चलो चलने दो जब तक चलता है। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? इनमें ये डक्टलेस होते हैं और ये पैंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स के द्वारा दो हार्मोन बनाए जाते हैं। एक का नाम है इंसुलिन और दूसरे का नाम है ग्लूकागॉन। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, चलो इसको भी बाद में बताते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों को समझते हैं, इंसुलिन क्या करता है। फिर वही मैंने बोला, दोनों पहली बात आपस में क्या होते हैं? एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट मतलब जो इंसुलिन होगा वो क्या करेगा? पिक करेगा ब्लड शुगर को इनटू द सेल, पिक करेगा ब्लड शुगर इनटू द सेल, ब्लड शुगर को सेल के अंदर ले जाएगा। ब्लड में जो कार्बोहाइड्रेट है उसी को हम शुगर बोल रहे हैं, ठीक है, उसको सेल के अंदर ले जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर ही एनर्जी फॉर्मेशन होगी। उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा। ये लाइन में 1000 बार बोल चुका हूं, ठीक है, तो इसको समझो आप। ब्लड शुगर को सेल के अंदर ले जाएगा और वहां जाके काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो ग्लूकागॉन है ये इसका जस्ट अपोजिट काम करेगा। ये क्या करेगा? ये मेंटेन रखेगा
या फिर मुझे कहना चाहिए ये भी पिक करेगा बाई ग्लाइको नियोलिसिस और ग्लूकोनियोलिसिस के द्वारा। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये कार्बोहाइड्रेट को ब्लड में लाना चाहेगा और इंसुलिन वाला कार्बोहाइड्रेट को सेल के अंदर पहुंचाना चाहेगा। समझ में आया? इसी को इसमें करना है, दोनों काउंटर करते हैं। ये क्या करेगा, ये पिक करेगा या फिर कह लो मेंटेन करेगा ब्लड शुगर इन द ब्लड स्ट्रीम। अरे यार, शुगर इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, मेंटेन शुगर इन द ब्लड स्ट्रीम, मेंटेन शुगर इन द ब्लड स्ट्रीम। गेटिंग और नॉट? तो एक ब्लड से शुगर को उठा के सेल के अंदर ले जाएगा, दूसरा सेल के अंदर से ग्लूकोज को बाहर लाएगा और ब्लड में डाल देगा। समझ में आया? पहला वाला होगा इंसुलिन और दूसरा वाला होगा ग्लाइकोजन। ठीक है, ठीक है, ग्लूकोगॉन, सॉरी यार, ग्लाइकोजन नहीं, ग्लूकोगॉन। ठीक है, जब मैं ग्लूकोगॉन की बात करता हूं तो एक्चुअल में मान के चलो कि इंसुलिन ने क्या किया, पहले तो ब्लड शुगर को उठाया ब्लड से और जाके फेंक दिया किसमें, सेल के अंदर। अगर ये ज्यादा होगा तो ब्लड में शुगर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ब्लड में शुगर कम होता है तो जो ग्लूकोगॉन है वो क्या करता है, पहली बात तो जो ग्लूकोज ऑलरेडी बन गया है उसको तो छोड़ दो, वो तो बन के पहुंच गया, सेल के अंदर पहुंच गया, उसको तोड़कर एनर्जी बन रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो रहा है, इंसुलिन अपना ज्यादा काम कर रहा है, तो मैंने बोला ना उसको कंट्रोल करना है। तो ग्लूकोगॉन क्या करता है, जो भी और आपके फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कि प्रोटीन है, जैसे कि समझ रहे हो आप, फैट है, उनको तोड़ेगा और क्या बना देगा, शुगर बना देगा और ब्लड में डाल देगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल क्या चाहता है, एक ब्लड से शुगर को फेंक रहा है तो दूसरा क्या करेगा, ब्लड में शुगर लगातार मेंटेन करेगा। समझ में आया? तो जब शुगर को मेंटेन किया जाता है ब्लड में और ये जो फैट और ये जो प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ग्लूकोज में, उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये जो ग्लूकोगॉन है ये जाकर लीवर के पास जो आपका एक्स्ट्रा खाना है जिसको आपने ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया था, सुन लो बस, उसको भी तोड़ देता है। और जो तोड़ता है तो बोलते हो ग्लाइकोजीनोलिसिस। समझ रहे हो आप? ग्लाइकोजन मतलब क्या होगा, वहां पे टूटेगा। ठीक है, तो जो खाना एक्स्ट्रा स्टोर था लीवर में वो भी टूटेगा और जो खाना फैट और प्रोटीन के फॉर्म में था उसको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वो ब्लड में डाल देगा। ठीक है, इतना आपको नहीं जानना है, पर समझना कि ग्लूकोगॉन मतलब क्या करेगा, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट कहां से लाएगा, तो वो कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन और फैट वाले को ग्लूकोनियोजेनेसिस में। और एक होता है ये जो ग्लाइकोजन एक्स्ट्रा वाला खाना था तो उसको बोलोगे ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ठीक है, हाँ मुझे यही सब, जीनो था, जीन था, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ठीक है, उन दोनों के थ्रू क्या करेगा, ग्लाइकोजीनोलाइसिस के थ्रू क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में खाना तुमने स्टोर किया था उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में, और फेंक देगा। और इधर वाला फैट और प्रोटीन को तो कन्वर्ट करके डाल ही देगा। इस तरह ही अपना काम करता रहता है। समझ में आया? ठीक है, अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, क्योंकि इंडोक्राइन है तो एक्सोक्राइन ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, फिर भी सुन लीजिए। एक्सोक्राइन में क्या करता है, वो डक्ट के थ्रू बनाएगा और उसमें आपके तुमने सुना होगा पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें क्या क्या था आपका, इसमें आपका था ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेस और लाइपेस। ट्रिप्सिन क्या करेगा, जो भी आपने खाना खाया है प्रोटीन को तोड़ देगा, एक प्रकार के एंजाइम है। एमाइलेस कहीं भी आ जाए तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, और लाइपेस क्या करेगा, लाइपेस फैट को तोड़ेगा। और ये जो एंडोक्राइन नहीं है तो इसको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है लाइफ प्रोसेस में। गेटिंग? एड्रिनल ग्लैंड पढ़ते हैं। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, इंक्लूड करता है, पहली बात तो कहां प्रेजेंट है, किडनी में है, कितने हैं, पेयर में है,
देखो ये मोटा मोटा 3 प्रकार के हार्मोन देता है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, इसका अपना अलग फंक्शन होगा, कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। जब भी कभी आपको स्ट्रेस होगा कोई भी, उस समय एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। मैंने आपको एक हार्मोन पढ़ाया था, एड्रेनलोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, याद करो। अभी देखो ले चलते हैं आपको। ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो कि रिलीज हुआ था किसके द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। और ये एक्ट करेगा कहां पर, एड्रिनल ग्लैंड के पास एक्ट करेगा। और ये एक्ट करने के बाद ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज करवाएगा एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जिसे हमने एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी कहा है। ये फाइट और फ्लाइट वाले हार्मोन है भाई साहब। जब भी कभी स्ट्रेस होगा आपको, तो या तो आप क्या करोगे, फाइट करोगे, उसको काउंटर करोगे, लड़ोगे, जो भी आप कर सकते हो उस सिचुएशन से, इमोशनल और फिजिकल जो भी हो सकती है। तो आप फ्लाइट करोगे, वहां से भाग जाओगे, उस सिचुएशन को अवॉइड कर दोगे, कहीं चले जाओगे, अच्छे एनवायरमेंट में चले जाओगे, ठीक है। ये करेगा, या तो हिम्मत आ जाएगी, लड़ जाओगे, होता होगा। बहुत लोग क्या करते हैं, लड़ते हैं, बहुत लोग होते हैं वो इंजॉय करते हैं, मतलब वहां से निकल जाते हैं। तो इसीलिए तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड में जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं। दूसरा होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। और मेटाबॉलिज्म मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, क्या होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता है वही कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, ये सब तोड़ना और तोड़ के एनर्जी बनाना, ठीक है। कॉर्टिसोल बनाता है, जो कि आगे जाके आप जानोगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से नाम है ना। वैसे नहीं है आपके कोर्स में, कॉर्टिसोल इतना बहुत है, ठीक है। आगे जाके एल्डोस्ट्रॉन बनाता है। एल्डोस्ट्रॉन क्या करता है, ये जाकर बैलेंस करता है सॉल्ट एंड वाटर को इन द बॉडी। समझ में आया, ठीक है। किडनी में जाके एक्ट करेगा और सॉल्ट एंड वाटर को प्रॉपरली मेंटेन करेगा उसका लेवल। तो एल्डोस्ट्रॉन याद रखिए, कॉर्टिसोल याद रखिए, और एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन याद रखिए। एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन है, एंड कॉर्टिसोल इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, जो कि देखेगा मेटाबॉलिज्म कैसे करना है, तोड़ना कैसे है, खाने को एनर्जी कैसे बनानी है, उसके रेट को मेंटेन करेगा। एंड एल्डोस्ट्रॉन इज समथिंग रिलेटेड टू, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं अगर आपको याद हो तो। हमने एडीएच पढ़ा है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स पढ़ा था, हमने वैसोप्रोसिन पढ़ा है। जहां जहां भी वाटर एब्जॉर्प्शन की बात आ रही है तो एडीएच पढ़ चुके हैं, वैसोप्रोसिन पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव एल्डोस्ट्रॉन आल्सो, जो कि क्या करता है, बैलेंस करता है फ्लूइड को, ब्लड प्रेशर को, सॉल्ट एंड वाटर देखता है इन द बॉडी। समझ में आया। लास्ट है हमारा टेस्टिस एंड ओवरीज। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आया था, कहां से, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के पास। और पिट्यूटरी ने क्या भेजा था, एलएच और एफएसएच। और एलएच और एफएसएच जब यहां पर आ गया है, तो सबसे पहले हम मेल की बात कर लेते हैं। टेस्टिस में आके वो क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। क्या करेगा, स्पर्म फॉर्मेशन में काम करेगा ना, स्पर्म सेल्स, वही सिंपल सी बात है। और सेक्स हार्मोन प्राइमरली टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल हार्मोन है बेटा, जो रिस्पॉन्सिबल है मेल को मेल बनाने के लिए। आपकी आवाज भारी हो जाएगी, बियर्ड आ जाएगी, समझ रहे हो। जो भी आपके प्यूबिक हेयर्स होते हैं प्यूबर्टी के बाद जो आते हैं वो आएंगे, समझ रहे हो। जो भी आपका सेक्सुअल डिजायर होगा अपोजिट सेक्स को लेकर, वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है, ठीक है। जो भी आपका एंगर है, मेल में ज्यादा एंगर होता है बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और जो भी डेवलपमेंट होगा, वही मैंने बोला, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर सच एज डीप वॉइस एंड बॉडी हेयर, वो भी यही देखता है ना। मैंने बोला ना, बॉडी हेयर एंड डीप वॉइस। फिर मैं रिपीट करता हूं, जीएनआरएच बनाया था हाइपोथैलेमस ने, पिट्यूटरी को भेजा जीएनआरएच, पिट्यूटरी ने एलएच और एफएसएच बनाया। एलएच और एफएसएच पहुंचा किसके पास, अब ओवरीज के पास इन फीमेल में, उन्होंने ओवा बना दिया, एक्सेल, वही फीमेल वाला गैमेट। और उधर स्पर्म बना, इधर ओवा बना, दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। प्रोसेस का नाम है oogenesis, जैसे उसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्म बनते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और ऊ गुनिया या फिर ओवा बनता है तो
oogenesis बोलते हैं। दे सेक्रेट फीमेल सेक्स ऑर्गन इंक्लूडिंग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों इन्वॉल्व हैं फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटीज में, ठीक है, एक्टिविटीज लिख लो। रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में और मेंस्ट्रुअल साइकिल में और प्रेगनेंसी में। समझते हैं इसको, थोड़ा डीप समझ लेते, थोड़ा सा मतलब ज्यादा समझ लेते हैं। देखो, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो एस्ट्रोजन देखता है फीमेल्स में। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट, जो आवाज उनकी कैसी रहेगी, है ना, उनके हेयर मतलब प्यूबिक हेयर्स क्या हैं, जो भी जैसे जैसे जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो कि 13, 14, 15 की साल की उम्र में आते हैं, उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो ओवा बाहर आता है वो कौन लेकर आता है? एस्ट्रोजन लेकर आता है। आपको इतना डीप नहीं लिखना है, आपको नॉर्मली लिख देना है। और जब बेबी फॉर्मेशन होती है यूटेरस में, वूम्ब जिसे कहते हैं, कोक समझते हो, तो वहां पर जो बेबी का यूटेरस में रहने का जो एटमॉस्फेयर अरेंज होता है वो करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो इसीलिए हमने कहा है प्रेगनेंसी भी देखता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखता है, क्योंकि ओवा बाहर आएगा तभी तो स्पर्म उससे वो करेगा। रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट क्यों देखता है? क्योंकि भाई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, डेवलपमेंट तो चाहिए ही। समझ पा रहे हो? ये सब बातें हो गई हैं, ठीक है। दिस इज ऑल योर हार्मोनल सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिस्टम आप बोल सकते हो, ठीक है। हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम वर्ड यूज नहीं करते हैं क्योंकि प्लांट्स में एंडोक्राइन सिस्टम सिर्फ वर्ड यूज करते हैं एनिमल्स में, क्योंकि प्लांट्स में ऐसे कोई ग्लैंड नहीं पाए जाते। प्लांट्स में हम हार्मोनल सिस्टम यूज करते हैं। यहां पर हम एंडोक्राइन सिस्टम को भी खत्म कर चुके हैं और नर्वस सिस्टम को भी खत्म। चलिए आगे हम क्या देखेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। मतलब प्लांट्स अपने आप में अपनी जो एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल कैसे करते हैं और कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं। तो हम सबको पता है कि प्लांट्स के पास अपना कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, ठीक है। नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन वाला इनके पास कोई तीम झाम नहीं है। फिर भी इनको भी अपने जो सिग्नल्स हैं, अपने जो मैसेज हैं, वो वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी तो भेजना पड़ेगा। इनके पास भी स्टिमुलस आएगा, ऐसे थोड़ी मैसेज जाएगा। कोई स्टिमुलस आएगा, पहले कोई चेंज होगा आउटसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट या इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट। उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स देंगे। तो पहले स्टिमुलस आएगा, फिर वो मैसेज ट्रांसफर होगा और फिर डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, किसी पार्टिकुलर टिश्यू तक पहुंचेगा, फिर वहां से रिस्पॉन्स आएगा। तो ये सब तो इनमें भी होगा, तो स्टिमुलस इनमें भी होगा, है ना। स्टिमुलस आप सोचिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है प्लांट में। स्टिमुलस क्या चेंज कर सकते हैं प्लांट के आसपास? आप प्लांट मूव तो नहीं करते, पर प्लांट के आसपास क्या चेंज हो सकता है? लाइट चेंज हो सकती है, सनलाइट कम ज़्यादा हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग प्लांट क्या करेंगे? बिहेव करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। वाटर का कंसंट्रेशन जो कहाँ पर है, सॉइल में है, वो चेंज हो सकता है ना। ग्रेविटी की वजह से अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स अलग अलग रिएक्ट कर सकते हैं। भाई स्टेम दूर है ग्रेविटी से, रूट पास है, समझ रहे हो। केमिकल हो सकता है आसपास, किसी ने प्लांट को क्या कर लिया, वुंड दे दिया या फिर छू लिया या फिर टच कर दिया, हाँ उस पर भी रिस्पॉन्स होता है। उन्हीं सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो एक बार जब कोई स्टिमुलस प्लांट को मिलता है, ऐसा ही कोई स्टिमुलस जो मैंने आपको बताया, तो प्लांट भी सिग्नलिंग करते हैं, उस पार्टिकुलर सिग्नल को लेते हैं और ट्रांसफर करते हैं। वो जो सिग्नल होता है वो केमिकल और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है। जैसे कि इंसानों में, जैसे कि हमने भी आपको पढ़ाया था नर्वस सिस्टम लेक्चर 1 में, ठीक है। पहले आप वो देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको, ठीक है। फिर भी इसको भी आप समझ सकते हैं, कोई बात नहीं है। जो भी मैसेज, जो भी सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं, जैसे कि अगर प्लांट एक है और सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट ज़्यादा होगी तो प्लांट अपने अंदर कोई एक मैसेज ट्रांसफर करेगा ना कि भैया सनलाइट ज़्यादा हो गई है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करनी है, कम करनी है। अगर ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी तो लगेगी, पानी ज़्यादा लगेगा, है ना। पैकेजिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी खाने की, फूड का ट्रांसपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, स्टोरेज ज़्यादा लगेगा, समझ रहे हो। तो वैसे ही जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ये सारे सिग्नल्स को पहुंचाना होगा, इस मैसेज को पहुंचाना होगा कहाँ तक? लीफ तक। और लीफ जो है वो क्या करेगा? पानी, जो पानी चाहिए ना, जाइलम क्या कहेगा, जाइलम को पानी ऊपर पहुंचाना है लीफ तक, तो वो भी क्या होगा, वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब ओवरऑल प्लांट्स में सिग्नलिंग होती है।
एक पार्टिकुलर लेवल पे जब फोटोसिंथेसिस हो रही है, लाइट लीफ पे पड़ रही है, तो पूरा प्लांट उस पार्टिकुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व है। तो उसमें भी आपस में क्या चल रहा है, सिग्नलिंग हो रही है, पाथवे है, और उसी सिग्नलिंग को हम कह रहे हैं वो केमिकल और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है। केमिकल सिग्नल जो है वो इंक्लूड करते हैं हार्मोन्स को, ठीक है। हार्मोन हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स विच आर फॉर्म्ड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत छोटे अमाउंट में बनते हैं और जाते हैं, पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और बस खत्म हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होगा? जब भी कोई स्टिमुलस मिलेगा प्लांट को तो तुरंत प्लांट रिस्पॉन्स देगा, जैसे कि वुंड है ना, मैंने बोला ना टच है, बहुत सारे प्लांट क्या करते हैं, टच में भी फील देते हैं। जैसे कि तुमने पी प्लांट देखा होगा, वो अपने पार्ट्स वाले ऑब्जेक्ट को जब क्या करता है, आपने क्या किया, एक पार्टिकुलर स्टिक लगा दी, तो जो पी प्लांट है वो क्या करता है, उसी में रोल करके चढ़ जाता है ना। क्यों? क्योंकि ज़्यादा फोटोसिंथेसिस चाहिए उसको, ज़्यादा लाइट मिल जाए, ठीक है, ज़्यादा हाइट हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या रहेगा? वही सारे जो स्टिमुलस रहेंगे। तो हम प्लांट मूवमेंट्स को सबसे पहले देखेंगे कि प्लांट जो मूव करते हैं, तो प्लांट जनरली मूव करते हैं तो उससे ग्रोथ होती है कि नहीं होती है, इसको पहले हमें देखना है, ठीक है। टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। हार्मोनल सिस्टम हम बाद में उठा लेंगे, पहले हमने ये लिया है, आप समझिए, पहले हमने क्या लिया है, पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और ये केमिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उनका जो पाथवे है सिग्नलिंग का, उसमें दोनों इन्वॉल्व है, केमिकल सिग्नल भी और इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी। केमिकल सिग्नल में क्या इन्वॉल्व है? हार्मोन, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या इन्वॉल्व है? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ठीक है, उसी को हम देखेंगे। टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स में पहला है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? प्लांट्स में ऐसा मूवमेंट जो कि डायरेक्शनल होगा और उसकी वजह से प्लांट में क्या आएगी? ग्रोथ आएगी। याद रखिएगा, क्या आएगी? ग्रोथ आएगी। ये क्या कॉज करता है? ग्रोथ कॉज करता है, ठीक है। मेन चीज मतलब हमें याद ये रखनी है, इसमें जो हैशटैग वाला पॉइंट है वो ये है कि ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब क्या होता है? ऐसा मूवमेंट होगा प्लांट में जो ग्रोथ कॉज कर देगा, और ये डायरेक्शनल होता है। ये दूसरी बात है, डायरेक्शनल मतलब स्टिमुलस जिधर से आएगा उसी के अकॉर्डिंग ये इधर उधर कहीं होगा, मतलब एक डायरेक्शन में होगा हमेशा। मैं कहना ये चाह रहा हूं, जैसे स्टिमुलस आया तो हो सकता है स्टिमुलस की डायरेक्शन में क्या कर जाए, ये रिस्पॉन्स दे दे, या फिर स्टिमुलस के अगेंस्ट किसी डायरेक्शन में रिस्पॉन्स दे दे, लेकिन एक डायरेक्शन होगी इसकी रिस्पॉन्स देने की, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस, वही मैंने जो कहा, कैन बी टूवर्ड्स द स्टिमुलस, और जब ये स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही रिस्पॉन्स देगा तो उसको बोलोगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और जब स्टिमुलस के अगेंस्ट देगा तो उसको बोलोगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। बहुत सारे ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म, इसमें क्या होगा? लाइट स्टिमुलस होगी। जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म मतलब इसमें जो अर्थ है वो होगी स्टिमुलस में। कीमोट्रॉपिज्म में क्या होगा? केमिकल इन्वॉल्व होंगे। हाइड्रो में क्या होगा? वाटर इन्वॉल्व होगा। और थिग्मो में क्या होगा? टच इन्वॉल्व होगा। समझ में आया? ट्रॉपिक मूवमेंट एक्चुअली में प्लांट में ऐसा मूवमेंट है जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ होती है, ठीक है। ग्रोथ होगी तो कैसे होगी? तो पहले स्टिमुलस मिलेगा, प्लांट क्या करेगा? मूव करेगा। पहले स्टिमुलस मिलेगा, प्लांट मूव करेगा। तो प्लांट जब उसकी डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको बोलोगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और जब उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, उसके अपोजिट मूव करेगा, तो क्या बोलोगे? निगेटिव ट्रॉपिज्म। समझ में आया? अब वो जो स्टिमुलस है वो अगर लाइट होगा तो बोलोगे फोटोट्रॉपिज्म। अगर तुम्हारा अर्थ है, ये ग्रेविटी है, मतलब अर्थ मतलब क्या? ग्रेविटी लिख लो यहां पे, ग्रेविटी। अर्थ में और जियो में क्या है? ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी इन्वॉल्व है तो जियोट्रॉपिज्म, अभी समझाऊंगा। और जब केमिकल इन्वॉल्व है तो कीमोट्रॉपिज्म, वाटर इन्वॉल्व है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, और अगर प्लांट किसी और प्लांट को या किसी और ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? टच कर रहा है, तो वहां पर इन्वॉल्व है थिग्मोट्रॉपिज्म। और जब प्लांट के साथ ऐसा होता है तो प्लांट मूवमेंट शो करता है और इसी बहाने उसकी ग्रोथ होती है। समझ में आया? ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है? ग्रोथ कॉज करता है प्लांट में, और साथ में डायरेक्शनल होता है, मतलब एक डायरेक्शन इसकी होगी। समझ में आया?
इसके बाद एक और मूवमेंट होता है, उसका नाम है नेस्टिक मूवमेंट। इसका जस्ट अपोजिट है। ये क्या होगा? नॉन डायरेक्शनल होगा। मतलब स्टिमुलस तो आया, लेकिन जो ये पूरा मूवमेंट होगा प्लांट में, ये कोई इसकी एक डायरेक्शन नहीं होगी, इसकी बहुत सारी डायरेक्शंस हो सकती हैं। ठीक, यूनी डायरेक्शनल नहीं होगा, ये नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, इसमें भी लेकिन क्या होगा? एक्सटर्नल स्टिमुलस तो आएगा। देखो, प्लांट बेवजह मूवमेंट नहीं शो करते। हमारी जो बॉडी है, चाहे प्लांट की हो या एनिमल की, वो बेवजह कोई काम नहीं करेगी। पहले स्टिमुलस मिलना चाहिए। जैसे कि सुबह हुई, सनलाइट की जो लाइट है वो प्लांट पे पड़ी, तभी प्लांट क्या करेंगे? तो जो लाइट है वो क्या होगा? स्टिमुलस हो गई। प्लांट क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो कोई भी लिविंग बॉडी, इधर प्लांट और एनिमल, वो क्या करती है? पहले स्टिमुलस का वेट करती है, फिर उस स्टिमुलस के जो मैसेज को कैरी करती है, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स देती है। वेयर द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट एंड रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। वही मैंने कहा कि पहले क्या था? स्टिमुलस आया तो या तो उसकी डायरेक्शन में क्या हो जाता था? रिस्पॉन्स, या तो उसकी डायरेक्शन में रिस्पॉन्स नहीं होता था। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? ट्रॉपिक मूवमेंट की बात हो रही है। लेकिन जब एक और मूवमेंट है प्लास्ट में, उसका नाम क्या है? नेस्टिक मूवमेंट। ये क्या होता है? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें स्टिमुलस जिधर से आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो डिटरमाइंड करे प्लांट के रिस्पॉन्स को, प्लांट के मूवमेंट को। और सबसे बड़ी बात ये क्या है? ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। कुछ यूनिक प्लांट्स होते हैं, कुछ यूनिक प्लांट्स होते हैं। एक मिनट में आऊंगा। कुछ यूनिक प्लांट्स होते हैं और उसमें आप देखेंगे कि उनमें निक्टी मतलब नेस्टिक मूवमेंट भी पाया जाता है। ये दो प्रकार से होता है, थिग्मोनेस्टिक और निक्टीनेस्टिक। हाँ, मतलब ये सारे प्लांट्स में नहीं पाया जाता। ठीक है, फाउंड इन फ्यू प्लांट्स। मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट तो सब में पाया जाएगा भाई, ग्रोथ तो सारे प्लांट्स को करना है, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट सब में नहीं पाया जाता। और नेस्टिक मूवमेंट के भी दो टाइप हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक है थिग्मोनेस्टिक, और हमने थिग्मो का मतलब जान लिया था क्या होता है? टच। और एक होता है निक्टीनेस्टिक, मतलब जिसमें होगा चेंज, मतलब वो अपने आप को क्या करता है? चेंज करता है डे एंड नाइट के अकॉर्डिंग। मतलब कह सकते हैं लाइट के अकॉर्डिंग ये प्लांट क्या करते हैं? चेंज करते हैं। याद रखना, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट हैं, इनमें ग्रोथ का कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। ये कुछ एक प्लांट में होता है। जैसे कि आपने देखा होगा छुई मुई प्लांट ना। छुई मुई प्लांट क्या है? छुई मुई प्लांट आपका एग्जाम्पल है थिग्मोनेस्टिक का। ठीक है, आगे बढ़े। छुई मुई प्लांट में क्या हो रहा था? थिग्मोनेस्टिक हो रहा था। उसको आप छू रहे हैं, पूरा पूरा प्लांट क्या हुआ जा रहा है? टच कर रहे हो, पूरा पूरा प्लांट, सॉरी पूरी पूरी जो लीफ है वो क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। उसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं है बंद होने की, सारी लीफ बंद हो रही है ना। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? वो थिग्मोनेस्ट, और उसकी वजह से ना प्लांट की ग्रोथ हो रही है ना कुछ हो रहा है। तो दैट मूवमेंट्स जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट है उनको आप बोलोगे नेस्टिक मूवमेंट, और ये कुछ एक प्लांट्स में होते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ें। और ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट में हमने फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म देखा था, इसको जरा थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। उसके बाद थिग्मोनेस्टिक और निक्टीनेस्टिक के बारे में जान लेते हैं। फिर हम नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम हार्मोनल सिस्टम की तरफ आएंगे, वही हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। पहले हम फोटोट्रॉपिज्म देख लेते हैं। फोटोट्रॉपिज्म क्या है? आप सिंपल देख रहे होगे, ये जो आपका स्टेम है ये क्या कर रहा है? ये जिधर से लाइट आ रही है उधर ही जा रहा है। ठीक है, तो फोटो की वजह से मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इसको बोलोगे फोटोट्रॉपिज्म। सो इसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ प्लांट, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट के रिस्पॉन्स में मूवमेंट जब आएगा प्लांट में, उसको आप बोलोगे फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मींस लाइट, और ट्रॉपिज्म मींस मूवमेंट ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रहेगा रिस्पॉन्स, तो उसको बोलोगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, सनलाइट ये है, प्लांट आपका ये है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ सनलाइट की तरफ ना होकर किसी और डायरेक्शन में हो जाए, उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे
निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे? निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अभी इसको और समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए ये एक प्लांट है, ठीक है, थोड़ा सा, और यहां पे आपके क्या है? सन है। तो प्लांट क्या करेगा? प्लांट का जो शूट वाला पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, शूट वाला पार्ट, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है, तो ये तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा, क्योंकि ट्रॉपिज्म की डिफिनीशन मैंने आपको बताई है, जिधर से स्टिमुलस आ रहा है अगर उधर ही मूवमेंट हो रहा है। जल्दबाजी में लिखता हूं स्पेलिंग, उतना ध्यान मत दिया करिए, ठीक है? ठीक है, दैट्स ओके, इंग्लिश टीचर नहीं हूं मैं, है ना, समझिएगा बात को। तो जो प्लांट है, प्लांट जब सन की तरफ अपना मूव करेगा तो उसको बोलोगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन जो इसकी रूट्स हैं, रूट्स तो इसकी नीचे जा रही है ना, ग्रेविटी की तरफ, तो जो रूट्स होंगी वो क्या होंगी? वो शो करेंगी निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई दिक्कत? ये वाला क्या शो करेगा? ये वाला जो शूट वाला हिस्सा, ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक, मतलब पहली बात तो फोटोट्रॉपिज्म क्या है? तो फोटो मींस लाइट, ट्रॉपिज्म मींस मूवमेंट। लाइट की वजह से मूवमेंट आ रहा है। अब लाइट की वजह से मूवमेंट आ जाएगा तो या तो लाइट की तरफ रिस्पॉन्स देगा प्लांट, या तो लाइट के अवे फ्रॉम देगा। दोनों हो सकता है। अगर लाइट की तरफ दे तो पॉजिटिव लिख देना, अगर लाइट के अगेंस्ट दे तो क्या बोल दोगे? नेगेटिव लिख दोगे। याद रखना, जो प्लांट का शूट है उसका जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, मान लो ये प्लांट है, प्लांट छोटा है अभी, ठीक है, तो जो प्लांट का ये जो शूट का जो ये शूट का टिप वाला पोर्शन है और जो रूट का टिप वाला पोर्शन है, यहां पर एक हार्मोन पाया जाता है, उसका नाम है ऑक्जिन। क्या हार्मोन है उसका नाम? ऑक्जिन हार्मोन है। और ये रिस्पॉन्सिबल है बहुत ग्रोथ कराने के लिए प्लांट की। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जरूरी है। जितना ज्यादा ग्रोथ होगी प्लांट्स की, उतना ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, उतनी ज्यादा लाइट उनको मिलेगी। तो ऑक्जिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। यहां भी ऑक्सीजन होता है, क्योंकि जितना प्लांट ऊपर जाएगा उतना ही तो नीचे भी जाना पड़ेगा, वरना ऊपर हाइट ज्यादा हो गई, नीचे नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्लांट गिर जाएगा। भाई शूट जितनी बड़ी होगी, रूट भी तो उतनी ज्यादा होनी चाहिए ना उसको कैरी करने के लिए। और इस ऑक्सीजन वाले पोर्शन को, जिसको हम शूट टिप या रूट टिप बोलते हैं, मतलब शूट टिप ऊपर शूट वाला, रूट के जो यहां पर, इसको बोलोगे रूट टिप। ये वाला ये है रूट टिप, ये वाला है शूट टिप। रूट टिप और शूट टिप पे बहुत ज्यादा ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो बहुत तेज डिवाइड करती हैं, उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, ये एक्स्ट्रा बात है, इसको बस इतना समझना। आगे बढ़े, अब बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म की। जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म मतलब इसमें मूवमेंट ऑफ द प्लांट होगा, मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी तो सबको पता है, ग्रेविटी नीचे साइड लगती है ना अर्थ में। हम बिल्डिंग में हो, कहीं हो, अगर छलांग मार दें तो कहां आ जाते हैं? नीचे, क्योंकि ग्रेविटी अपना काम करती है, नीचे एक फोर्स लगा रही होती है वो, ठीक है। तो जब जैसे ये वाला, इधर वाला देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। बस बात खत्म। और ये वाला हिस्सा कहां जा रहा है? ये इसके इधर जा रहा है, रूट की तरफ ही जा रहा है, फिर सॉइल की तरफ ही जा रहा है, या तो ग्रेविटी की तरफ ही जा रहा है। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। डन। आगे बढ़े। मूवमेंट हो किस ले रहा है? मूवमेंट है ट्रॉपिक मूवमेंट। तो पहली बात, इसके थ्रू प्लांट की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। ट्रॉपिक मूवमेंट भी कौन वाला? जियो वाला। जियो मतलब ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी इन्वॉल्व है ना। भाई ग्रेविटी तो रूट पे भी लग रही होगी, ग्रेविटी शूट पे भी लग रही होगी। जैसे कि ग्रेविटी तो, जैसे कि जो सनलाइट है वो शूट पे भी लग रही थी और रूट पे भी लग रही थी। शूट वाला अगर उसकी तरफ बढ़ रहा था तो क्या बोला था हमने? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और अगर रूट वाला क्या कर रहा था? रूट वाला नीचे जा रहा था, निगेटिव फोटोट्रॉपिक। वैसे ही जियोट्रॉपिज्म में पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और निगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है।
समझ में आया? आगे बढ़ें। कीमोट्रोपिज्म क्या होता है? तो कीमोट्रोपिज्म में क्या होगा? इसमें होगा मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल। आसपास कोई केमिकल होगा तो प्लांट या प्लांट का कोई बॉडी पार्ट केमिकल की वजह से अपनी क्या करे, अपनी बॉडी में कोई मूवमेंट लाए। और वो मूवमेंट कैसा होना चाहिए? ग्रोथ होनी चाहिए उसकी, है ना। मूवमेंट आ रहा है केमिकल की वजह से तो उसको बोलोगे आप कीमोट्रोपिज्म। क्या बोलोगे? कीमोट्रोपिज्म केमिकल रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? पॉलन। पॉलन क्या है? ये जो पॉलन है ये क्या है समझो। पॉलन क्या होता है? मेल गैमेट होता है। किसमें? प्लांट्स में। अगले चैप्टर रिप्रोडक्शन है उसमें हम देखेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है उसमें देखेंगे। पॉलन मेल गैमेट है प्लांट्स में, जैसे हमारे में स्पर्म होता है इसमें मेल गैमेट होता है। और यहां पर क्या है? यहां पर होता है एग सेल। क्या होता है? एग सेल। ये क्या है? ये फीमेल गैमेट है। किसमें? प्लांट्स में। तो जैसे हमारे में स्पर्म ट्रांसफर होते हैं फीमेल बॉडी में, वैसे ही प्लांट्स में भी ये जो पॉलन है ये देखो यहां से उड़ के कहां आ गया है? यहां आ गया है। हाँ ठीक है, आपको एक डायग्राम पढ़ाया गया होगा ऐसे, ये वाला। इसमें ये क्या होता है? ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट में। ये क्या है? फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, और ये होता है ओवरी। और यहीं पर होता है एग सेल, यहीं पर होता है एग सेल, ये वाला एग सेल ये। और यहां पे आता है आपका मेल वाला गैमेट जिसे हम बोलेंगे पॉलन, है ना। तो यहां पर P फॉर इसको लिख लो, E फॉर एक्सेल लिख लो। तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने? E, और यहां पे क्या लिख दिया मैंने? P। ये जो पॉलन है इसी के अंदर से क्या निकलती है? पॉलन ट्यूब निकलती है। क्या निकलती है? पॉलन ट्यूब नहीं निकलती है। पॉलन ट्यूब ऐसे करके निकलेगी, ये ऐसे करके इसी के अंदर ही रहेगी, समझना। ये जो पॉलन ट्यूब तभी निकलती है जब यहां पर उसको क्या मिलेगा? एक कोई केमिकल होगा। वो केमिकल आज तक नहीं पता लग पाया कौन सा है। ये जो फीमेल वाला पार्ट है इसके पास एक केमिकल होगा। कहां पर? स्टिग्मा में। कहां पर? स्टिग्मा में, सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे, क्योंकि वहीं तो आके पॉलन क्या करेगा? लैंड करेगा ना। और जब केमिकल रिलीज होगा तो तभी इसको सिग्नल मिलेगा। किसको? पॉलन को। और फिर पॉलन क्या करेगा? पॉलन ट्यूब बनाएगा। समझ में आया? उसके बाद क्या करेगा? पॉलन ट्यूब बनाएगा। तो केमिकल इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? और केमिकल इन्वॉल्व होने के बाद क्या हुआ? पॉलन ने क्या किया? पॉलन ट्यूब बनाई। तो पॉलन ट्यूब क्या है? प्लांट का ही तो पार्ट है। तो इसमें क्या हुआ? मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल। इसको बोलोगे कीमोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल का मैंने आपको बता दिया। समझ में आया? इसमें भी क्या हो रही है? प्लांट की ग्रोथ हो रही है। भाई प्लांट की ग्रोथ हो या प्लांट के पार्ट की ग्रोथ हो, बात तो एक ही है। आगे बढ़े। हाइड्रोट्रोपिज्म, इसमें क्या होगा? इसमें मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर। हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर। अच्छा हाँ, कीमोट्रोपिज्म समझते हो ना। अगर केमिकल की तरफ हो रहा है तो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, केमिकल के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो निगेटिव कीमोट्रोपिज्म, है ना। ये बात तो समझ समझ जाओगे। हाइड्रोट्रोपिज्म, भाई देखो यहां पे मान लो ये क्या है? पानी है। और ये आपकी क्या है? रूट्स हैं। चेंज कर लेता हूं कलर। तो जो रूट्स हैं वो वाटर की, उनकी जो ग्रोथ हो रही है वो क्या हो रही है? वाटर की तरफ हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा पानी पहुंचाना है पूरे प्लांट्स में। तो ये वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और ऊपर वाला हिस्सा ये
ये पानी के अगेंस्ट जा रहा है ना, ये तो जो इसका शूट सिस्टम है वो कहाँ जा रहा है, वो तो ऊपर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। डन, आगे बढ़े। हिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है, इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू, जैसे कि आपने देखा होगा, एग्जाम्पल में ले लें आप क्या, पी प्लांट, एग्जाम्पल में क्या ले लें, पी प्लांट। आपने नोटिस किया होगा कि जितना भी मैं आपको बता रहा हूं, फोटोट्रोपिज्म हो, जियोट्रोपिज्म हो, कीमोट्रोपिज्म हो, हाइड्रोट्रोपिज्म हो, थिग्मोट्रोपिज्म, अभी ये बताऊंगा, सब में प्लांट अपने आप को ग्रो कर रहा है। एंड ग्रो मतलब क्या, अपनी ग्रोथ बढ़ा रहा है। और ग्रोथ कैसी होती है, परमानेंट होती है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी हाइट को बढ़ा लूंगा बाद में छोटा हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो ये जो भी हो रहा है इसके थ्रू प्लांट क्या कर रहा है, अपनी ग्रोथ कर रहा है। और साथ में ये डायरेक्शनल है, मतलब एक डायरेक्शन होती है उसकी, जैसे सूट वाले की या तो ऊपर नीचे जा रहा हो कहीं पे, लेकिन एक डायरेक्शन में चल रहा होता है। इसी में ट्रॉपिक मूवमेंट के यही दोनों क्या हैं, मेन पॉइंट है, कि उनमें क्या होगी, ग्रोथ होनी चाहिए, और उसमें क्या होगी, दूसरा पॉइंट डायरेक्शनल होने चाहिए। थिग्मोट्रोपिज्म में क्या है कि आपने देखा होगा पी प्लांट्स में, कि ये मान लीजिए पी प्लांट्स की क्या है, एक स्टेम है, और इसको क्या बोलोगे, टेंड्रिल बोलोगे आप। ये किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट में या किसी दूसरे प्लांट में क्या करती है, अपने आप को रिवॉल्व कर लेती है और अपनी ग्रोथ को बढ़ाती है। होगा तब जब ये क्या करेगा, इसके टच में आएगा, किसी ऑब्जेक्ट के टच में आएगा, किसी दूसरे प्लांट के टच में आएगा, तो पी प्लांट क्या करता है, पी प्लांट अपनी जो स्टेम है उसको क्या करता है, कर्ल करता है किसी दूसरे प्लांट में या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, और इसके जरिए क्या करता है, वो मूव करता है। और वो मूव कैसी होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है और डायरेक्शनल होती है। इसको थिग्मोट्रोपिज्म बोला हमने। आगे बढ़े, ठीक है। अब चलो नेस्टिक मूवमेंट की बात हो जाए। अच्छा, इससे पहले देखो, थिग्मोट्रोपिज्म में भी सिंपल सी बात है, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म और निगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। अगर उसी डायरेक्शन से जिधर से स्टिमुलस आ रहा है, अगर उधी से जा रहा हो तो क्या होगा, जनरली क्या होगा, जनरली थिग्मोट्रोपिज्म क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होता है, निगेटिव तो होता नहीं, क्योंकि जिधर से आ रहा होगा उधर तो जाएगा। तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि सर इसमें तो निगेटिव वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव ओनली। मतलब जो मोड होगा थिग्मोट्रोपिज्म का वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। भाई जिधर से उसको सहारा मिलेगा उधर ही तो क्या बनाएगा, टच जिधर से मिलेगा उधर ही तो मूव करेंगे स्टेम के पार्ट, टेंड्रिल्स पी के, ठीक है। निगेटिव वाला नहीं है, इसमें कोई बात नहीं, नहीं है तो मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है तो डायरेक्शनल होना चाहिए और ग्रोथ होनी चाहिए। अब दूसरा आ गया भाई साहब, नेस्टिक मूवमेंट। याद रखना ये क्या होता है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है, इसमें ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है। और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल होता है। ये दो पॉइंट इसके, उसके जस्ट अपोजिट है ट्रॉपिक वाले के। और ये पहला हम एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। पहला वाला एग्जाम्पल क्या था, हिग्मो नेस्टिक। थिग्मोनेस्टिक आप देखोगे, थिग्मो मतलब क्या, थिग्मो मतलब पहले भी हम पढ़ चुके हैं। थिग्मो मतलब अगर किसी चीज प्लांट के किसी पार्ट को क्या करो आप, फील दो, टच दो, तो उसके बाद क्या होगा, वो उसमें मूवमेंट होगा, लेकिन वो मूवमेंट क्या होगा, ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, उसमें ग्रोथ नहीं होगी। और वो एक डायरेक्शन में नहीं होगी, पूरा डायरेक्शन में होगा। देखो जब आप क्या करोगे, आप कभी छुई मुई प्लांट, छुई मुई प्लांट ये कैसा प्लांट है, ये है छुई मुई का प्लांट, छुई मुई प्लांट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिमोसा पुडिका, साइंटिफिक नेम है, ठीक है। जब इसको हम क्या करते हैं, अपने हाथ से टच करते हैं, तो ये क्या होता है, ये पूरी की पूरी जो इसकी लीफ है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है, क्योंकि उसमें पाया जाता है रिस्पॉन्सिव, जो इसका लीफ है
उसको बंद करने में जो रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है टर्गर प्रेशर। क्या नाम है? टर्गर प्रेशर। समझ में आया? टर्गर प्रेशर क्या होता है? वाटर का प्रेशर होता है, वाटर लीफ में होता है। जब आप उसको छूते हो तो जो लीफ से सारा पानी बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है, लीफ से बाहर चला जाता है, तो क्या हो जाते हैं, लीफ जो है वो क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, फिर पानी उनमें चला जाएगा, फिर वो फूल जाते हैं। जैसे कि स्टोमेटा में हमारे होता था, स्टोमेटा में जब पानी भरा है तो वो क्या होते थे, फूले फूले होते थे। जब पानी बाहर चला जाता था तो क्या हो जाते थे, सिकुड़ जाते थे। तो स्टोमेटा क्या हो, पहले तो ऐसे रहता था फूला फूला, पानी है तो जब पानी खत्म हो जाता क्या हो जाता, बंद हो जाता था। क्यों? क्योंकि टर्गर प्रेशर इन्वॉल्व है, और वो प्रेशर इन्वॉल्व होता है किसकी वजह से, वाटर के मूवमेंट की वजह से। किसकी वजह से? H2O के मूवमेंट की वजह से। आगे बढ़े, थिग्मोनेस्टिक हो गया। फिर आपका आता है निक्टिनेस्टिक। देखिए हम लोग यहां पर चल रहे हैं, नेस्टिक मूवमेंट जान लिए, थिग्मोनेस्टिक जान लिए, अब ये निक्टिनेस्टिक जान रहे हैं, और इसी के साथ क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोनों का कंपैरिजन देख लेंगे, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, तो हमारे सामने क्या है, निक्टिनेस्टिक मूवमेंट है, मतलब ये भी ग्रोथ इंडिपेंडेंट होगा। पहली बात तो ये जान लो। दूसरी बात, नॉन डायरेक्शनल होगा, ठीक है। इसके लिए वीडियो मैंने लाया था, ये वीडियो होगी नहीं, वीडियो लगानी थी यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, इस प्लांट के जरिए मैं क्या शो करना चाह रहा था, इस प्लांट के जरिए मैं शो करना चाह रहा था कि अभी आप देखोगे ये प्लांट क्या है, रात में चुपचाप ऐसे करके क्या है, चुपचाप ऐसे करके सारी इसके जो स्टेम्स हैं वो क्या है, ऐसे फैले हुए हैं। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी ये सारे प्लांट्स क्या हो जाएंगे, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे। हाँ सही, ऐसा है, ठीक है। तो इससे ना प्लांट की क्या हुई, ग्रोथ हुई, और ये सारे पार्ट कर रहे हैं तो ये डायरेक्शनल भी नहीं है, तो ना ही ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट भी मूवमेंट है, और इस मूवमेंट से आप क्या कहोगे, नॉन डायरेक्शनल भी है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला, नेस्टिक मूवमेंट बोला। और निक्टी नेस्टिक क्यों बोला, निक्टी मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं ऑन लाइट, लाइट पे डिपेंड करते हैं। इसमें जो भी मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ प्लांट, जो भी मूवमेंट ऑफ प्लांट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जब लाइट होगी तो ये प्लांट क्या करते हैं, अपने आप को खोल लेते हैं, सारे प्लांट ओपन हो जाएंगे, और जब प्लांट क्या हो जाता है, लाइट नहीं होती तो ये अपने आप को थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि लोटस है, वाटर लिली है, एक और प्रेयर प्लांट है, आपको नहीं पता होगा प्रेयर प्लांट, इसको मारांटा भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, लगाया जाता है, लोगों को नाम नहीं पता उसका बस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, निक्टिनेस्टिक मतलब कि वो डे एंड लाइट में अपने आप को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, और इससे ना प्लांट की ग्रोथ होनी है और ये कोई डायरेक्शनल मूवमेंट भी नहीं होता, तो इसलिए निक्टिनेस्टिक होता है। उसमें अपनी एक क्या हो जाती है, और जब मैं निक्टिनेस्टिक की बात कर रहा हूँ तो ये बहुत कम प्लांट में ऐसा होता है ना, बहुत सारे स्पेशल प्लांट होगा तभी उसमें होगा, वरना क्योंकि इसके बिना प्लांट की जान तो नहीं निकल जाएगी। लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, नेस्टिक मूवमेंट होना जरूरी नहीं है। नेस्टिक मूवमेंट में क्योंकि ना ग्रोथ होनी है और डिपेंडेंट नहीं होते हैं, स्टिमुलस पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो रिस्पॉन्स किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं, मतलब डिपेंडेंट ही नहीं होते हैं, वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में भी दे सकते हैं और अगेंस्ट किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन देख लेते हैं ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट का। अगर हम ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, ग्रोथ डिपेंडेंट होता है, सिंपल सी बात है भाई। अगर
ट्रॉपिक मूवमेंट स्लो होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि क्या देनी है भाई, ग्रोथ देनी है प्लांट को। ग्रोथ एक दिन में तो नहीं हो जाएगी ना, स्लो होगी। ये क्या होगा, इमीडिएट होगा। मैंने बोला ना, लाइट अगर आ रही है तो आपने क्या कर लिया, अगर छुई मुई प्लांट को क्या कर दिया, टच कर दिया, तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा प्लांट बंद हो जाएगा, टर्गर प्रेशर की वजह से, है ना। रिस्पॉन्स क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, स्टिमुलस के डायरेक्शन में भी हो सकता है, अपोजिट हो सकता है, और जो रिस्पॉन्स हो रहा है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। डायरेक्शनल मतलब उसकी एक डायरेक्शन होगी, ठीक है। जैसे कि अभी आपने क्या किया था, ये वाला प्लांट आपने देखा, ये अभी तो पूरा फैला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, ये प्लांट क्या होगा, पूरा पूरा। तो आप देखो कि सारे जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनका जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो गया ना। तो ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। लाइट एक ही तरफ से आ रही है, लेकिन प्लांट के पार्ट अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट में क्या होगा, चेंज इन, वही जो मैंने बोला, टर्गर प्रेशर। भाई अगर ये अगर मान लो कोई प्लांट ऐसे पड़ा हुआ है और जब लाइट आती है तो ऐसे हो जाएगा, तो क्या हो रहा होगा उसमें, आप सिंपल समझ लो, पानी होगा उसमें। जब पानी भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गोलू मोलू हो जाएगा, गोलू मोलू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। और जब प्लांट पानी बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। वही छुई मुई प्लांट में होता है, छुई मुई की जो लीफ है उनमें जब पानी भरा होता है तो एक प्रेशर जनरेट होता है, उसी प्रेशर को क्या बोला हमने, टर्गर प्रेशर बोला। क्या बोला, टर्गर प्रेशर। और जब पानी बाहर आ जाएगा तो वो श्रिंक कर जाएगा। अच्छा, क्योंकि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या करता है, ग्रोथ कॉज करता है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, सेल को डिवीजन। जो उसमें तो ऐसा नहीं कि उसका मूवमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें कोई पानी इन्वॉल्व है, उसमें सेल डिवीजन इन्वॉल्व है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, फोटो, जियो, हाइड्रो, कीमो, फोल्डिंग ऑफ लीव्स, ये वो फलाना धमाका, ठीक है। और चाहो तो और क्या लिख सकते हो। नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, नेस्टिक मूवमेंट इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब, सॉरी, रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल इधर वाला होगा ना, ये क्या होगा, ये होगा रिवर्सिबल। ये क्या होगा, ये होगा इरिवर्सिबल। भाई एक बार ग्रोथ हो गई तो हो गई, एक बार प्लांट का पार्ट अगर बढ़ गया तो बढ़ गया, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा टेम्परेरी, और ये होगा परमानेंट, ठीक है। एक बार हो गया तो चेंज हो गया, है ना। ये क्या होता है, स्लो होता है, ये थोड़ा इमीडिएट होता है, डेफिनेटली, बिल्कुल सही। आगे बढ़ें, यहां पर आके हमने चैप्टर का मूवमेंट वाला जो पार्ट है प्लांट का वो खत्म कर लिया है। मूवमेंट प्लांट में दो प्रकार से हमने पढ़ लिए, ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ लिए और नेस्टिक मूवमेंट पढ़ लिया। ट्रॉपिक मूवमेंट वो है जो ग्रोथ को देता है, मतलब ग्रोथ देता है प्लांट में। नेस्टिक मूवमेंट वो है जो ग्रोथ नहीं देता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो नेस्टिक मूवमेंट है ये सारे प्लांट्स में नहीं होता, कुछ एक स्पेशल प्लांट्स होते हैं, है ना, कुछ एक स्पेशल प्लांट्स होते हैं, उन्हीं में होगा स्पेशल प्लांट्स, ठीक है। कोई दिक्कत, जैसे कि मैंने बोला छुई मुई, ये एक स्पेशल प्लांट है, सारे प्लांटों में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है, इनमें कोई स्पेशलिटी नहीं होती प्लांट में, है ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं और अब प्लांट का हार्मोनल सिस्टम पढ़ते हैं। अभी हमने प्लांट की जो ग्रोथ है, जो उसका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन देखा, वो देखा कि कैसे और बहुत सारे फैक्टर, ग्रेविटी, लाइट, वाटर, है ना, और केमिकल, ये सारे कैसे प्लांट की ग्रोथ में और प्लांट की कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। आगे हम देखेंगे प्लांट का हार्मोनल सिस्टम, है ना। प्लांट के हार्मोनल सिस्टम में मेनली 5 हार्मोन हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं। प्लांट में हार्मोनल सिस्टम यूज करते हैं हम, एंडोक्राइन सिस्टम यूज नहीं करते। एंडोक्राइन सिस्टम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि उसके पास कोई भी ग्लैंड्स नहीं होते। ग्लैंड नहीं होता तो एंडोक्राइन नहीं वर्ड यूज करते उसके लिए, वो हम इंसानों के लिए अपने लिए यूज करते हैं। इसके पास 5 हार्मोन मेनली हैं, ठीक है। 4 हार्मोन शायद एनसीईआरटी में है। ये चारों हैं, इन चारों में शुरुआत के जो 3 है, मतलब है तो 5, लास्ट वाला चाहो तो आप अपने दिमाग में रख लेना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये जो हमारे यहाँ के जो फ्रूट सेलर्स होते हैं, जहाँ से फ्रूट्स लाते हैं, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये गैस, है ना। ये क्या है, ये एक गैस है, इसका फॉर्मूला है C2H4, इथाइलिन गैस, है ना। शुरुआत के जो 3 हार्मोन हैं ये होते हैं ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ
प्रमोटर, और ये वाला होता है ग्रोथ इनहिबिटर। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर कोई भी लिविंग बॉडी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए दो चीजें जरूर होनी चाहिए। एक, पहली बात तो वो एक्टिविटी हो, और दूसरी बात वो एक्टिविटी रुके भी। ऐसा नहीं ग्रोथ होती जा रही तो मतलब प्लांट होती ही जा रही है। हमारी हाइट एक लिमिट के बाद क्या होती है, रुक जाती है ना। प्लांट की हाइट लिमिट के बाद वैसे रुकती नहीं है, थोड़ा थोड़ा हमेशा प्लांट ग्रो करता है। कुछ सेंटीमीटर प्लांट हर साल ग्रो करता है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, है ना। लेकिन फिर भी क्योंकि प्लांट तो प्लांट है भाई, हम अपनी बात अगर करें तो पहली बात तो हम अपनी अगर ग्रोथ की बात करें तो हमारी एक क्या है, लिमिटेड ग्रोथ है। वैसे प्लांट भी क्या करता है हर साल, ऐसा नहीं 1-1 किलोमीटर उसकी हाइट बढ़ी जा रही है। क्यों? क्योंकि खाना पानी कहां से लाओगे? अगर प्लांट अपनी हाइट लगातार बहुत तेज बढ़ाता जाएगा तो जो पानी है उसको पहुंचाने में आफत आ जाएगी। क्योंकि पानी को भेजना है आपको अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे ले जाएगी ना, और उसके पास कोई वाटर पंप भी नहीं है। वो भेज लेता है अच्छे से, बहुत सारा, बहुत अच्छा उसका मैकेनिज्म है, फिर भी एक उसके पास भी क्या है, लिमिट है। तो इसलिए उसके जो उसकी भी ग्रोथ को प्रमोट करना और उसकी ग्रोथ को प्रमोट के साथ साथ रोकना भी है। तो देयर आर 2 हॉर्मोन्स जो कि उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, ओवरऑल प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। और 3 हार्मोन ऐसे हैं जो ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। पहला है ऑक्जिन, फिर है जिबरलिन, फिर है साइटोकाइनिन, फिर है एब्साइक्सिक एसिड, और फिर है इथाइलिन गैस। ठीक है, पहले ऑक्जिन के बारे में जानते हैं। देखो ऑक्जिन मैंने आपको बोला था कहां पाया जाता है, फाउंड इन रूट एंड शूट टिप। रूट और शूट टिप में पाया जाता है, और भाई साहब बहुत ज़्यादा इलोंगेट करता है वो सेल को, और ग्रोथ को प्रमोट करता है। इलोंगेट मतलब उनको सेल को क्या करता है, सेल को लंबा करता है, ग्रोथ बढ़ाता है प्लांट की। प्लांट के जो शूट है उसके टिप पर, और जो रूट है उसके भी टिप पर, मतलब रूट को के भी बनने में और शूट को भी ऊपर ले जाने में। समझ में आया? इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स एपिकल डोमिनेंस, मतलब समझो इसको, जैसे मान लो ये वो है, ये आपकी लीफ है, ये प्लांट जा रहा है, ये नीचे रूट्स है उसकी, तो रूट्स के भी क्या होगा, यहां पर होगा, टिप पे होगा, और बहुत क्या चाहता होगा कि रूट्स भी क्या करें, ग्रो हो, रूट्स भी क्या हो, ग्रो हो। यहां ये क्या चाहता है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ऊपर वाला, ये ज्यादा तेज ग्रो करे, क्योंकि यहीं पर पाया जाता है ऑक्जिन हार्मोन। यहां ऑक्जिन हार्मोन नहीं है इन लोगों के पास, इसलिए ये वाला बहुत तेज ग्रो करता है। इसी को कह रहा है ये एपिकल डोमिनेंस, मतलब ऊपर वाला जो एपिकल पोजीशन पे है वो क्या है, डोमिनेंट है। और इनहिबिट करता है, ये देखिए यहां लिखा है, इनहिबिट इनहिबिट करता है द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, मतलब ये वाले लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को कम करता है। इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म, मैंने फिर से बोला, अभी यहां क्या लगा दोगे, अगर सूरज चाचा को लगा दोगे तो क्या होगा, ये जो ऑक्जिन है ये क्या करेगा, इसको इसकी तरफ मोड़ देगा। तो इन्वॉल्व है फोटोट्रोपिज्म में भी। समझ में आया? ठीक है, अगला हार्मोन है जिबरलिन। ये भी क्या करता है, ये स्टेम को इलोंगेट करता है, जो ये वाला पोर्शन है। अब देखो दूसरा वाला समझो इसको, मान लो ये क्या है, ये भी आपका प्लांट है, तो जो ये वाला पोर्शन है स्टेम वाला, इसको इलोंगेट करेगा। इलोंगेट मतलब इसकी भी हाइट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इलोंगेट मतलब होता है हाइट को बढ़ाना, इंक्रीज करना, क्या, हाइट को। ठीक है, हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, जब सीड होगा यहां पर, यहां छोटा सा सीड होगा तो क्या करेगा, उसको जर्मिनेट करने में मदद करेगा कि जल्दी से क्या हो, फोटोसिंथेसिस चालू हो, है ना। प्रमोट फ्लावरिंग, फ्लावर को प्रमोट करेगा। क्यों? क्योंकि फ्लावर को प्रमोट करेगा तो फ्लावर मतलब सेक्स ऑर्गन उसमें क्या हो गया, डेवलप हो गए। प्लांट में अगर फ्लावर आने लगे इसका मतलब वो क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो जिबरलिन क्या चाहेगा,
जैसे कि हर स्पीसीज चाहती है, प्लांट की स्पीसीज भी क्या चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी क्या हो जाए, पॉपुलेशन हो जाए। तो जिबरलिन उसमें भी इन्वॉल्व है, वो कहता है फ्लावर, ठीक है। स्टिमुलेट फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट को भी ग्रोथ करेगा, क्यों? क्योंकि फ्रूट में क्या होता है, सीड होता है, और सीड से क्या होगा, दूसरा प्लांट जर्मिनेट करेगा, ठीक है। कुल मिला के ग्रोथ को प्रमोट करता है ये, अपने जैसे बहुत सारे प्लांट्स को ग्रोथ करेगा, अपनी खुद की ग्रोथ को क्या करना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है, ठीक है। अपने जैसे प्लांट्स की ग्रोथ को क्या करना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन आपने सुना होगा, साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन होता है ना, साइटोप्लाज्म का डिवीजन ना, उसी को। तो क्या करेगा, सेल डिवीजन देखेगा, जितना ज्यादा सेल डिवीजन होगा उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। और क्या करता है, स्टिमुलेट करता है द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। मैंने बोला ना कि हर जगह इन्वॉल्व है भाई। ऑक्सीजन तो ऊपर लेके जा रहा है, ऑक्सीजन तो ऊपर वाला जो शूट क्या है, शूट टिप और रूट टिप, उन दोनों को ग्रो कर रहा है। बीच वाले की बात कौन करेगा, तो बीच वाले की बात जिबरलिन करेगा। अब वो जो ये वाले क्या बच गए थे, ये वाला इधर देखो कोने में, जो ये वाली हमारी लेटरल बड्स थी ये बच गई थी, इनको ग्रोथ, इनकी ग्रोथ देखेगा कौन, साइटोकाइनिन। साथ में सेल डिवीजन भी देखेगा, और एजिंग को क्या करेगा, डिले करेगा। एजिंग मतलब भाई जो प्लांट है उसकी क्या होगी, अपनी एजिंग होगी, उसकी जो ब्रांचेस होंगी उसकी एजिंग होगी, उसकी जो लीफ होगी उसकी एजिंग होगी। एजिंग मतलब उसकी उम्र, उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, कम से कम रखने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं एब्साइसिक एसिड की, ABA। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। समझना देखो, जब मैं बात करता हूं ना ग्रोथ इनहिबिटर की, ग्रोथ को रोकना, तो इसका मतलब ये प्लांट का दुश्मन नहीं है, ये प्लांट को एक्सेसिव ग्रोथ नहीं करने दे रहा है, क्योंकि ज्यादा ग्रोथ जिसकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, वो फिर सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो जब भी कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो पहली बात, इमरजेंसी सिचुएशन होती कब है प्लांट्स के लिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, कोई केमिकल आसपास आ गया प्लांट्स में, प्लांट के जो जहां पे था सॉइल में कोई केमिकल आ गया, जहां से पानी आ रहा था, जो जो प्लांट था सॉइल से पानी खींच रहा था, वहां पे पानी क्या हो गया, बहुत ज्यादा उसका लेवल कहां चला गया, लो चला गया। तो उस समय क्या एक्टिवेट होता है, ABA, इमरजेंसी हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, और वो कहता है भैया ग्रोथ ज्यादा ना करो, क्योंकि ज्यादा ग्रोथ करने से क्या होगा, ज्यादा खाना पानी देना पड़ेगा। भाई ज्यादा ग्रोथ मतलब ज्यादा, प्लांट क्या है, प्लांट कोई डेड चीज थोड़ी है, प्लांट कैसी है, लिविंग चीज है, और लिविंग चीज क्या करेगी, खाएगी पिएगी सब कुछ करेगी। समझ में आया? तो ये ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो। कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स, जो लीव्स उसके पास हैं उनको क्या करेगा, छोड़ देगा, क्योंकि जो लीफ है वो क्या करेंगी, खाना बनाएंगी, या फिर खाना बनाएंगी भी तो उनकी भी क्या होगी, अपनी सेल होगी, खाना बनाने के समय कोई मतलब है नहीं, और उनका भरण पोषण अलग हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। प्रमोट डोरमेंसी, डोरमेंसी जानते हो, डोरमेंसी वो पीरियड होता है जब प्लांट कोई काम नहीं करता। जैसे हम लोग जब जब कभी छुट्टियां होती हैं, आपकी छुट्टियां होंगी 10th के एग्जाम के बाद, कुछ लोग होते हैं 50 दिन में सारा कोर्स खत्म करना चाहते हैं, कुछ बच्चे होंगे पूरी तरीके से डोरमेंट रहते हैं, एक दिन भी किताब नहीं देखते। तो डोरमेंसी ऑफ बड्स और सीड्स का मतलब वो है, ये वो पीरियड है सीड का, ये वो पीरियड है जो आप गुठली खा के फेंक देते हो ना, जैसे आपने आम खाया, आम की गुठली फेंक दी, तो जो गुठली है अभी वो भी जर्मिनेट होगी नहीं जब तक उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलेगा, प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं मिलेगी, प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगी, वो तब तक चुपचाप पड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी बाहर आने से कोई फायदा है नहीं। तो प्रमोट करता है, ज्यादा से ज्यादा जो सीड होगी, अगर एटमॉस्फेयर आसपास का अच्छा नहीं है, पानी नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, जो ये वाला हार्मोन होगा वो क्या करेगा, वो कह देगा क्या रखो, सीड को डोरमेंट रखो। सीड मतलब क्या रहेगी, डोरमेंट स्टेट में रहेगी, अभी ग्रोथ चालू नहीं होगी। काजेज स्टोमेटा टू क्लोज ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, स्टोमेटा को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। क्यों क्लोज कर देगा, अरे पानी ऑलरेडी नहीं है, क्या करोगे पानी लेके, पानी से खाना बनाना है, खाना भी किसके लिए बनाओगे, है ना, ऑलरेडी। देखो आप जब देख रहे हो कि आपके पास, देखो कुल मिला के इमरजेंसी हार्मोन का मतलब ये होता है कि जैसे आप देख रहे हो कि इमरजेंसी है, जब लॉकडाउन लगा था तो लोग क्या करते थे, एक हफ्ते का राशन एक बार में ले लेते थे ना, तो वैसे ये प्लांट भी क्या करेगा, कहेगा भैया पानी वानी की जरूरत नहीं है, तो स्टोमेटा क्या करो, क्लोज करो। पता चला स्टोमेटा जो पानी है ऊपर तक गया, स्टोमेटा तुमने खोल दिया, वहां से क्या कर दिया, पानी उड़ गया। सही बात नहीं है, पानी ऑलरेडी कम था, तुमने हवा में उड़ा दिया। फिर एक होता है इथिलीन गैस, ये क्या करता है, फ्रूट रिपनिंग में ये
ये भी एक प्रकार का ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन ही है, और इसके बारे में मैं इसलिए बस बता रहा हूँ कि ये क्या करता है, जो किसान लोग होते हैं इसके स्प्रे को अगर फ्रूट्स में डाल दें तो फ्रूट्स क्या कर जाता है, जल्दी राइप हो जाता है ना, उसकी रिपनिंग जल्दी हो जाती है, ठीक है, जल्दी कहें तो, या फिर पक जाता है, ठीक है, ठीक है। एजिंग को जल्दी लाता है, तो एक प्रकार से ये भी क्या हो गया, ग्रोथ इनहिबिटर हो गया। एजिंग मतलब जल्दी जो भी प्लांट है या प्लांट के पार्ट्स हैं उसको क्या करता है, जल्दी उसकी एजिंग लगता है, एजिंग करता है, उसकी जो उम्र है उसको जल्दी खत्म करता है। ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, फ्रूट हो गया, ठीक है। इट इज द गैस दैट कैन बी स्प्रेड थ्रू द एयर। इसीलिए किसान लोग क्या करते हैं, जो हमारे है ना, वो क्या करते हैं, फ्रूट्स में इस गैस को मार देते हैं, तो इससे फ्रूट क्या होता है, जल्दी पक जाता है, ठीक है। यही हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच लेक्चर को सुनने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।